तो शुरू करें। थोड़ा कंटिन्यू रख लेते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेके आप आराम से रेस्ट करोगे और टॉपिक भी हो जाएगा और अपना सारा काम हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसी टॉपिक को। अब हम लोग आगे बात करेंगे पूंजी बाजार के बारे में। जो कैपिटल मार्केट है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, कैटेगरीज के बारे में, क्या रूल्स रेगुलेशंस तय होते हैं, वो सारा हम लोग इसमें बात करेंगे। तो चलिए, पूंजी बाजार के आप लोग देखेंगे दो प्रकार देखेंगे, जिसमें प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। जो प्राइमरी मार्केट की बात करें और सेकेंडरी मार्केट, उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग इसकी शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्राइमरी मार्केट की। जो प्रारंभिक बाजार है या प्राथमिक बाजार है, इसमें ऐसा क्या प्रोसेस है कि बेटर के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी कंपनी के द्वारा पहली बार प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, तब उस प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए प्राथमिक बाजार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहली बार किसी कंपनी के द्वारा प्रतिभूतियां प्राथमिक बाजार में जारी की जाती हैं। तो मतलब यहाँ पर उसने साफ साफ कह दिया है कि पहली बार अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी को जारी कर रहा है, तो उसे दो मार्केट बना दिए गए, एक प्राइमरी लेवल पर और एक सेकेंडरी लेवल पर। तो ये कहता है कि भाई अगर आप पहली बार किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी को या प्रतिभूतियों को जारी कर रहे हो, तो आप ऐसा कीजिए कि प्राथमिक बाजार में इन्वेस्ट। अभी देखेंगे क्या रीजंस है। तो प्राथमिक बाजार कोई निश्चित नाम या स्थान नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं प्राथमिक बाजार है तो क्या है, वो जानने की जरूरत नहीं है। प्लस किसी भी कंपनी के द्वारा पहली बार प्रतिभूतियां जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं एक एक प्रक्रियाओं को। कि भाई आप नए हो, नए नए मार्केट में आए हो, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्राथमिक बाजार की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी नई है। ओके, अब उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगा। अच्छा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। क्या है ये? आईपीओ का जो अर्थ है प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कुल मिला के प्राथमिक स्तर पर, ये नाम भी इसका क्या है, प्राथमिक बाजार है, प्राइमरी मार्केट है। और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप प्रतिभूतियों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्राइमरी स्तर पर आईपीओ प्रोसेस से गुजरिए आप लोग, प्रथम रूप से, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में। अभी थोड़ा और जानेंगे कि जब भी किसी कंपनी के द्वारा अपने शेयर पहली बार बाजार में जारी किए जाते हैं, तब वो कंपनी आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर बाजार में जारी कर सकती है। आया? आपको पहला स्टेप किससे लेना? आईपीओ से। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो प्राथमिक बाजार का रूप है, यहाँ आपको एक तरीके से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना या शेयर जारी करना आपको शुरू करना। ऐसा रखो, कैपिटल मार्केट है, प्रतिभूति बाजार भी कह सकते हो आप लोग। तो इस कैपिटल मार्केट में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले उसने दो कैटेगरी, एक प्राथमिक और द्वितीयक की बात की। प्राथमिक में ये कह रहे हैं कि यदि आपकी कंपनी नई है तो आप ऐसा कीजिए कि जो शेयर का है, जो शेयर की प्रक्रिया आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप प्राथमिक प्रक्रियाओं से जाइए। प्राथमिक में भी आपको यहाँ पर जैसे स्टेप बाय स्टेप बताएगा, आप प्राथमिक में भी आईपीओ में जाइए। इसके माध्यम से आप लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से ही शेयर हैं अपने शेयर बाजार में जारी कीजिए। ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं विधि, किसी भी काम को करने का प्रोसेस बताने की कोशिश किया। उसने कहा चलिए ठीक है कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने जो शेयर है मैं आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में जारी करूँ। फिर क्या बात होगी, किसी भी कंपनी के द्वारा अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी की अनुमति। अब आ गया सेबी, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। इतनी देर हम लोग आरबीआई कर रहे थे, अब हम लोग सेबी करेंगे। अभी बात करेंगे इस पर बहुत अच्छे से। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान दें, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, सेबी को हम लोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई आईपीओ के रूप में आप अपने प्राथमिक बाजार में जो शेयर लेके आ रहे हो, इसकी परमिशन किससे लेनी होगी? सेबी से लेनी होगी। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो। दूसरी कंडीशन, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। आप आईपीओ से गुजर गए, आपने अनुमति ले ली, जो कि अनिवार्य थी लेनी।
फिर दूसरी कंडीशन आ गई हमारी कि आईपीओ जारी करने के कुछ समय बाद यदि कोई कंपनी अपने कुछ अतिरिक्त शेयर बाजार में जारी करना चाहती है, तब वो एफपीओ के माध्यम से अपने कुछ अतिरिक्त शेयर। तो ओवरऑल ये बात हो गई, आपने परमिशन ले ली आईपीओ के लिए। आईपीओ के लिए आप इनिशियल पब्लिक जो ऑफरिंग की स्थिति है उसमें आप लोगों ने अपने जो शेयर थे वो शेयर बाजार में जारी कर दिए। फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ और किए जा सकते हैं, मतलब आप आईपीओ के प्रोसेस से गुजर गए, लेकिन फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ और शेयर है, अतिरिक्त शेयर हैं जो मार्केट में या शेयर बाजार में जारी करने चाहिए। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? एफपीओ का, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ, इसका इस्तेमाल करके आप इसको जारी कर सकते हो। कब? अतिरिक्त की कंडीशन। आईपीओ में तो आपने जारी कर दिया, अपने शेयर थे, आपको शेयर मार्केट में लेके आ गए, आपने सेबी से परमिशन ले ली। अब आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को थोड़ा और बेहतर करना है, या मुझे कुछ और शेयर मेरे जो बच गए हैं, तो क्या ना मैं इसको अब ऐड कर दूं इसमें। तो फिर कंपनी वाला कहता है कि भाई अब आपको अतिरिक्त शेयर जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एफपीओ से गुजरना होगा। मतलब कि एफपीओ के माध्यम से आप अपने जो एक्स्ट्रा कुछ शेयर जो आप रह गए थे या कुछ कारणवश से उस समय नहीं किया और अब करना चाहते हो, तो आप एफपीओ से जाके कर लो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सामान्य से रखना है कि प्राथमिक बाजार में आपके शेयर जारी होंगे। पहली बार नई नई कंपनी होगी तो नई कंपनी होगी, प्राथमिक बाजार में आपका काम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको ऐसा लगेगा इसकी भी कोई प्रक्रिया होगी, कोई ना कोई परमिशन लेनी होगी। आपने सेबी से परमिशन ले ली आईपीओ की और अपने शेयर मार्केट में शेयर लेके आ गए। फिर आपको लगा कि मेरे कुछ और करने की इच्छा थी एक्स्ट्रा, तो आप क्या करें? एफपीओ प्रोसेस से चले गए और अब आपने एक्स्ट्रा जो बचे कुचे थे वो एफपीओ प्रोसेस से अपने शेयर थे मार्केट में लेके आ गए। फिर क्या कह रहे हैं? राइट इश्यू। क्या है? राइट इश्यू है जो कि सामान्यतः पुरानी कंपनियों के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल ही ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। इस टॉपिक में मैंने बहुत बार आरपीएससी यूपीएससी शब्द यूज कर लिया आज ही के दिन में, मतलब कहीं ना कहीं हर लाइन से सवाल ऑलरेडी बन चुका है। बस आपको उन सवाल को समझना है, उसकी लैंग्वेज को और उसकी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी। चलिए अब देखो ये क्या कह रहा है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है, इसके बाद भी यदि कोई कंपनी अपने कुछ अतिरिक्त शेयर बाजार में शेयर जारी करना चाहती है, तो वो अपनी राइट इशू के माध्यम से कुछ अतिरिक्त शेयर जारी कर सकती है। समझ में आया? देखो इसको पूरा साथ लेके चलोगे, सिंपल सा रखो। आपके पास शेयर है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई नई नई कंपनी है और आपके पास शेयर है, इक्का दुक्का शेयर है। अब आपका समय आ गया कि भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो आप कैपिटल मार्केट कहता है कि आप सबसे पहले आपकी यदि नवी कंपनी है तो आप अपना पैसा, अपना शेयर है वो प्राथमिक बाजार में लगाएं, द्वितीयक में ना लगाएं, आप प्राथमिक बाजार में लगाएं। उसने कहा चलो ठीक है कि मैं अपना पैसा है जो कि प्राथमिक बाजार में लगा रहा हूँ। प्राथमिक बाजार में लगाने के लिए उसने कहा कि मेरी एक विधि है, प्रक्रिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप कंडीशन है। तो पहली कंडीशन उसने दी आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ये कहा है कि भाई आप ऐसा कीजिए, सेबी से परमिशन ले लीजिए और अपने जो शेयर है वो आप शेयर बाजार में जारी कर दो। पहली कंडीशन में परमिशन ले लिया, बार बार परमिशन की आवश्यकता नहीं है, अब तो वो बचा कुचा उसके लिए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है कि मैंने सेबी से परमिशन ले ली है और अपने शेयर जारी कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद में आपको ऐसा लगा, 1-2 दिन बाद में, 10 दिन, महीने भर बाद में, तो मेरे कुछ और अतिरिक्त शेयर है, मैं उसे भी वहां जारी करना चाहता हूं। आपके विचार आए, फिर आप वापिस वहां प्राथमिक बाजार में गए। भाई आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर जारी किया, तो उनको कहो कि भाई मैंने ये जारी तो किए हुए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुछ और शेयर जारी करूं। कहा भाई ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, एफपीओ प्रोसेस से आइए। मतलब एफपीओ प्रोसेस में आप लोगों को जो उसके माध्यम से अतिरिक्त मतलब एक तरीके से शेयर जारी करने की परमिशन मिलेगी। उसने कहा चलो ठीक है, तो उसने एफपीओ प्रोसेस से अपने जो एक्स्ट्रा बचे कुचे थे वो शेयर जारी कर दिए। अब थोड़ा समय बदला, अब ऐसी कंडीशन आ गई कि यार मुझे और शेयर जारी करने हैं। हो सकता है भाई जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप शेयर मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकते हो, तो उसके दिमाग में आया कुछ और शेयर जारी करते हैं, तो फिर वो राइट इशू का इस्तेमाल करते हैं। जब एफपीओ और आईपीओ की तुलना में लगे एक और है कुछ,
तो आप राइट इशू, तो राइट इशू का मतलब क्या हो गया कि भाई जो आईपीओ और एफपीओ की कंडीशन के बाद जो स्थिति अतिरिक्त शेयर की बनती है उस समय आप किसका इस्तेमाल करो, राइट इशू। ओके, चलिए देखो एक बार में इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट, क्या हो गया, सवाल स्पष्ट करो। देखो आईपीओ की जो आप आईपीओ की बात कर रहे हो, जैसे आईपीओ में आपका क्या सवाल है, आज क्या लॉन्च हुआ है, ठीक है। देखो उसमें एक होल्ड ऑप्शन आता है, आपको पता है, अगर आपने शेयर में थोड़ा बहुत सुना है, एक होल्ड ऑप्शन आता है, मतलब आप अपने शेयर को होल्ड कर सकते हो जब उसको लगेगा कि भाई अभी मेरे शेयर की कोई वैल्यू नहीं है। देखो ऐसी कुछ काफी कंपनियां हैं जो जिसके शेयर की क्या वैल्यू नहीं है। अब मार्केट में गूगल पर जाओगे ना तो वो क्या करते हैं, देखो वापिस तो लेंगे, या एक तो ऑप्शन होता है वापिस कर मतलब ले सकता है वो, वापिस ले, शेयर का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट। भाई आप चाहते हो कि मैं क्यूट करना चाहता हूँ, आप जिस अमाउंट में गए अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर डाउन है तो डाउन में आपको निकाल सकते हो, मतलब लॉस के भी निकल जाओगे आप। भाई आपने मान के चलिए आज ही आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर जारी कर दिए, और आज ही आपके विचार आया कि क्यों ना मैं निकाल दूं। अगर जिस रेट पर जब वो मार्केट रेट चल रही थी शेयर की उस समय आपने इन्वेस्ट किया है और वो सेम का सेम रहा है आपके विचार बदलने तक, तब तो आप क्विट कर सकते हो, मतलब आप बाहर जा सकते हो। नहीं नहीं तो ये ऑप्शन है कि भाई मेरे भाव ऊपर नीचे होंगे तब तक मैं इसको होल्ड करूं, कोई खरीदे भी नहीं, मतलब आप उसको खरीदारी के रूप में, शेयर के रूप में कोई और खरीदने के लिए तैयार होगा, बहुत सारी कंपनियां होती है आपको पता है, तो उस कंडीशन में आप होल्ड कर सकते हो, आप होल्ड ऑप्शन है। तो आईपीओ से गुजरो, एफपीओ से, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, ये आपकी विधि है कि आपको स्टेप, क्या हुआ, क्या हुआ, देखो कि ये डिपेंड करता है कि कंपनियों की टोटल इनकम, कंपनियों की मार्केटिंग, कंपनी के ऑनर और कितना उसका बजट है। तो ये वही बात है ब्याज दर वाली, भाई कितने रुपए देना वो तो कंपनी पर निर्भर है, कोई बैंक आपको 1% देगा तो कोई 2% लेगा तो कोई 303 लेगा, तो ये डिपेंड करता है कंपनी पर, उसके रूल्स रेगुलेशन पर डिसाइड करता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। कंपनी को टोटली कंपनी पर, इसके लिए कोई ऑफिशियल एक स्टेप नहीं है, मैं आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए बोल दूं, पता चला रिलायंस के शेयर ऊपर नीचे हो गए और टाटा बिरला के हो गए उसके अच्छा हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, तो वो सबकी रेट है, रेट एक तरीके से ब्याज के रूप में कह सकते हो, जो किसी की समान नहीं हो सकती, वो अपने अपने रूल्स रेगुलेशन में, कोई कहता है मैं भाई 2% लेऊंगा आपके पैसों पर, दो दे रहा हूँ, उसने कहा ठीक है, कोई कहता है मैं 1% से सेटिस्फाई हूँ, कोई कहता है मैं 5% लूंगा, तो वो उस बिजनेस और उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन तय करते हैं, उसी के हिसाब से, ये फिक्स नहीं है। तो राइट इशू माध्यम से जारी किए गए शेयर उन्हीं शेयर धारकों को दिए जाएंगे जिन शेयर धारकों ने पहले उसी कंपनी में खरीदे थे, उसी को होंगे ना। भाई आईपीओ के प्रोसेस से आप उसी कंपनी से गुजरे, एफईओ के प्रोसेस से आप उसी कंपनी से गुजरे, पता चला आप आईपीओ और एफईओ तो किसी और कंपनी से गुजर गए, फिर आप राइट इशू जारी करने तीसरी कंपनी में या दूसरी में आ गए, तो आपको ये परमिशन नहीं, तो इसको ध्यान रखना, दोनों कंडीशन के बाद तीसरी कंडीशन में राइट इशू आ रहा है, मतलब आईपीओ और एफईओ के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली और दूसरी कंडीशन में आपने दूसरी कंपनी सेलेक्ट की है और मुंह उठा के आपके नहीं राइट इशू जारी करना है, वो बोलेगा नहीं भाई, वो भी तो चाहता है ना मेरी कंपनी के शेयर हो, मैं डायरेक्ट तीसरे पार्ट में इसको शेयर दूं, तो उसको क्या फायदा, नहीं तो आपने पहले स्टेप में 2 शेयर जारी किए होंगे, अगले में 2 और किए होंगे, तो मतलब 4, अब 4 के बाद 5वें की और गए और डायरेक्ट जाओगे तो क्या होगा, पहला आप डायरेक्ट कंपनियों में चेंज, देखो उस कंपनी के लिए तो पहले ही होगा ना, भले आपने दूसरी कंपनी में उसको आईपीओ और एफईओ से गुजर गए, 2 करके 4 कर दिए, अब पता चला 2 उस कंपनी को चेंज करके तीसरी कंपनी में आप जा रहे हो और अपना सीधा राइट टू इश्यू के पर्पज से जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पहले से आईपीओ भी आपकी उसी कंपनी में हो, एफईओ भी आपका उसी कंपनी में, और एक्स्ट्रा बचे जो करना है वो राइट इश्यू आपके उसी कंडीशन में जारी होगा।
ओके, चलिए शेयर कैपिटल के प्रकार भी देख ले भाई। हमारा जो मेन टॉपिक था यही से था, पूंजी बाजार था, इसमें दो कैटेगरी शुरू की। अभी हम लोग प्राथमिक बाजार को लेके चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बढ़िया सिंप्लीफाई कर दिया, आराम से आपको याद हो जाना चाहिए। आप भी उसी वर्ड में रखो, आप आंकड़ों के मोड में यहाँ मत रखो। आंकड़े आपको इकोनॉमी सर्वे है तो वहीं रखो, बाकी जगह कहीं नहीं है। वहां टाइम लगेगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो शेयर कैपिटल के भी टाइप दे दिए इन्होंने। अधिकृत पूंजी मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करें तो वह पूंजी जितने के शेयर कंपनी को जारी करने की अनुमति दी है अधिकृत पूंजी कहला। जैसे कंपनी को अनुमानित 100 करोड़ रुपए, ऐसे लाइन से समझ में आ गया होगा कि भाई जितना रुपये परमिशन दी वो तो आप शेयर, तो वो इस कंपनी का हर नियम है। तो उसने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए 100 करोड़ का एक बार कर सकते हो, एक बार में। उसने कहा भाई ठीक है मैं 100 करोड़ ही करूंगा। तो एक प्रकार का अधिकृत ऑथराइज, जितना आपको कैपिटल का शेयर जारी करना था आपको कह दिया भाई 100 करोड़ रुपए दिया है, 100 करोड़ का आप मैक्सिमम कर सकते हो। उसने कहा भाई चलो ठीक है, अधिकृत तो हो गया। फिर जारी पूंजी इश्यूड, मतलब वो पूंजी जितने के शेयर कंपनी के द्वारा जारी किए गए वो जारी पूंजी कहलाते हैं। बात वही होगी एक तरीके से। यहाँ प्रतिबंधित बात कर रहे हैं कि भाई मैंने कह दिया 100 रुपए खर्च करने, तो आप क्या कह रहे हो भाई ठीक है मैं 100 रुपए। अब इसने कहा कि अच्छा आपने 100 रुपए खर्च कर दिए तो अभी क्या है आपने जारी कर दिया। मतलब खर्च करना इसका जारी से संबंधित है और कितना खर्च करना वो अधिकृत से संबंधित। समझ में आया क्या हुआ? नहीं गैप कहाँ है? इसने दो बात एक ही फ्लो में की है क्या कि भाई आपको 100 करोड़ रुपए तक आप एक तरीके से ऑथराइज हो, मतलब आपको परमिशन है 100 रुपए की। अब आप ऐसा कीजिए इसे जारी कर दीजिए। मतलब मैं पूरी लाइन बोलूं भाई, अच्छा उसने सामने वाले ने आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दी क्या कि भाई आपको प्रतिबंधित कर दिया कि भाई आप 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसने कहा इट्स ओके ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ 100 रुपए जारी करता हूँ। तो ये बात एक ही है। एक जगह वो अधिकृत करता है कि जितनी परमिशन उतना पैसा, दूसरी लाइन में कह रहा है कि अच्छा जितना परमिशन दिया आप एग्री हो तो आप उसको जारी कर दो। एक सामान्य सी बात है, बहुत क्रिटिकल मत बनाओ इसको। ओके चलिए, अब जैसे कंपनी ने 80 करोड़ रुपए शेयर जारी किए, बस पहले आपको प्रतिबंध किया, फिर बोला अच्छा आप एग्री हो गए, इसका मतलब क्या हो गया जारी हो गए। एग्री नहीं हो तो क्या भाई मार बैठे को निशा फ्री हो जाओ, तो मतलब क्या हुआ? इसने कहा मेरे बैठ जाएगा इसलिए आप जारी कर रहे हो। अब देखो अभ्यदत पूंजी क्या होती है? दो जारी पूंजी हो गई हमारी, अधिकृत पूंजी हो गई। अभ्यदत देखो ये इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल, थोड़ा इंग्लिश देखो, इकोनॉमी में थोड़े इंग्लिश वर्ड अच्छे लगते हैं अपन को, हिंदी में क्या टिपिकल बनते हैं। जैसे अभ्यदत पूंजी, ये प्योर हिंदी वर्ड है जो परेशान करता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जल्दी याद हो जाता है। तो वो दोनों आपको जब इंग्लिश, मैंने जानबूझ के क्यों रखा इसको, मुझे लगा ऐसी टर्म होगी जहां आप विचलित 100% होंगे, तो मैंने जानबूझ के इसका इंग्लिश वर्ड डाल दिया। सब में नहीं डाला मैंने, सेलेक्टिव जगह पर ही है मैंने इंग्लिश वर्ड डाला, बाकी नहीं डाला। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहता है कि वो पूंजी जितने के लिए सामान्य जनता के द्वारा आवेदन किया जाता है अभ्यदत पूंजी। अब इसने कह दिया कि आवेदन करने के लिए जनता का प्रोसेस बना दिया यहाँ पर। तो बहुत यहाँ से कोई सवाल नहीं बनते। पहली बात, आपके यहाँ से सवाल ऐसे नहीं बनेंगे। अगर सवाल बनाना होगा इस यहाँ से तो बस इतना कहेगा कि भाई किस चीज के लिए किसकी परमिशन है, मतलब किसकी परमिशन लेने के। भाई अगर किसी व्यक्ति को प्राथमिक बाजार में इन्वेस्ट करना है तो किसकी परमिशन लेनी होगी? सेबी की तरह। सेबी तो पूरा टॉपिक है आगे, लेकिन फिलहाल आपको सेबी ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तो पढ़ा रखा है, आप लेट आए उसको पता नहीं चला होगा। अब प्रदत्त पूंजी, फिर ये हिंदी गंदा शब्द है, लेकिन पेड अप कैपिटल क्या कह रहा है? वो पूंजी जिसका अंतिम रूप से भुगतान कंपनी को किया गया हो, पेड कैपिटल। ये भुगतान की बात कर रहा है। इंग्लिश वर्ड से आपका समझ में आ गया होगा, पेड अप का भुगतान अंतिम रूप से किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। इसलिए कह रहा हूं जिनको को क्या हुआ देखो यहां तो हमारे सामने आवेदन कर लिया, जारी कर दिया आपने पैसा। वह पूंजी जिसका अंतिम भुगतान कंपनी के द्वारा किया गया, मतलब अब आपने शेयर खरीदे होंगे किसी ने, भाई किसी ने मान के चलिए कि शेयर के रेट गिरे घटे वो बात अलग है, लेकिन पता चला कि आप
आपका जो शेयर था वो एक अच्छे अमाउंट के साथ बिक गया, तो उसका ये कहीं ना कहीं अमाउंट तय होगा, अमाउंट तय होगा। तो वो अमाउंट ही एक तरीके से आपका क्या होगा, प्रदत्त पूंजी, मतलब पेड अप हो गया। मतलब उसका आपका कंपनी के द्वारा, जो आपकी कंपनी थी जिसने खरीदा, उसको आपको अमाउंट तय करना होगा कि भाई अच्छा 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए आपने पे कर दिए उसको। क्या कर दिया? उस शेयर, जो बिका शेयर था, उस शेयर का पैसा है आपको कंपनी के माध्यम से दे दिया। पेड अप मतलब मैंने जो पैसे मांगे थे मेरे से उस शेयर के, वो पैसे मैंने उसको दे दिए, दे दिए। चलिए ठीक है। अब देखो हामीदारी, अंडर राइटिंग, ये कुछ ऐसी टर्म्स है छोटी छोटी लेकिन अच्छी है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, बेसिक इकोनॉमी में ये चीजें इतनी नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन पढ़ी रहे हैं तो छोड़ने का कोई महत्व नहीं है, वो भी 4 लाइनों के लिए। हामीदारी देखो अभी लैंग्वेज से आराम से समझ में आ जाएगा। अंडर राइटिंग क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी आईपीओ, आईपीओ के बारे में बात की थी मैंने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जारी करता है, तब वो आईपीओ को किसी अन्य वित्तीय संस्थान के द्वारा हामीदारी करवाता है। हाँ, मतलब वो होता है ना पैट वाली मामला। वो क्या करेगा कि भाई पता चला है कि भाई इसने रिलायंस में इन्वेस्ट अपने शेयर करने, मतलब जो अपना प्राथमिक बाजार में भी उसने कंपनी सेलेक्ट की, मान के चलिए रिलायंस की है, तो रिलायंस तो की है, लेकिन हामीदारी के रूप में वो क्या आ जाएगा, टाटा के पास। टाटा को इन्फॉर्म करेगा वो उसके कि अच्छा मैं यहाँ पर है जो आईपीओ के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो अन्य वित्तीय संस्थान कौन हो गया यहाँ पर, कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर इतना क्रिटिकल नहीं बनाना, इतना ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी को हाँ भरवानी होगी। देखो क्यों सर नहीं, थर्ड पार्टी को करवानी पड़ेगी, कंपनी का नियम है कि भाई आपकी कल को कोई आपकी जिम्मेदारी भी तो लेनी होगी ना। भाई कभी कभी बीच में आप किसी का पैसा देता है आपको, तो कहता है ना कि भाई थार भरोसे में दियो, होता है ना तीसरे पक्ष को कि भाई थार भरोसे इन पे दियो और नहीं दियो तो मैं थार को डाऊंगा, होता है ये। तो ये थर्ड पार्टी के रूप में एज ए सिक्योरिटी काम करता है कोई भी। भाई भाई उसका अमाउंट भी तो किसी न किसी संस्था से जुड़ा होगा ना, या क्या कह रहा है वित्तीय संस्थान, कोई भी, मैं किसी भी टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी भी प्रकार का वित्तीय संस्थान जिसके माध्यम से वित्त का ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल रूप से उसका योगदान रहता है, तो भाई उससे जरूरी होगा, क्यों हो सकता है कि आपका अमाउंट जो है वो इसी वित्तीय संस्थान का बेस प्रक्रियाओं का यूज किया जाए। भाई पैसा कहाँ होगा, वित्तीय संस्थान में तो होगा। भाई आज आप ऑनलाइन ऐप यूज करते हो, तो आपका पैसा उस ऐप में है क्या? क्या आपका पैसा फोन पे में है क्या? भाई वित्तीय संस्थान ही है ना, कोई नहीं कोई, चलो बैंक क्या हो, या यहाँ बैंक ही तो है, वित्तीय संस्थान क्या है? भाई बैंक हमें लोकल स्तर पर काम करे, वित्तीय संस्थान ज्यादा बड़े बड़े कंपनियों के स्तर पर कार्य करते हैं, तो वित्त के रूप में क्या कौन काम करेगा, वित्तीय संस्थान। तो वही बात है कि भाई आपका जो खाता एसबीआई में है, लेकिन आप फोन पे में इंटरलिंक करके, तो मतलब कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट एसबीआई से ही जुड़े हो, तो वित्तीय संस्थान कौन है हमारा? तो कल को शेयर का जो पैसा होगा वो सारा जो आपने वित्तीय संस्थान रजिस्टर किया उसके माध्यम से आपको मिलेगा, बस इतना मान लो ज्यादा समझने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हामीदारी के तहत मतलब इसमें आपने हाँ हो गया, इसके तहत क्या होता है कि वो वित्तीय संस्थान आश्वासन देता है। अब देखो मैंने कहा ना तीसरी पार्टी आश्वासन कैसे दे रही है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल व्यवहारिक है। अब वही बात है ना, आदमी ठीक है, मैंने कहा ना एग्जाम्पल वैसा ही है कि भाई तीसरे पक्ष का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो बीच का जो माध्यम है वो आपकी जिम्मेदारी लेगा कि फलाने आदमी को मैं उधार दे रहा हूँ, तो वो कहेगा हाँ आदमी बंदा अच्छा है, तो ये आश्वासन दे दिया कि बंदा, यहाँ आप लिख लो प्रोडक्ट और बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पर आप तीसरे व्यक्ति का नाम लिख लो, अच्छा फलाना आदमी है वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक है, मतलब आपका पैसा समय पर चुका देगा, इसकी जिम्मेदारी मैं देता हूँ। समझ रहे हो ना? तो थर्ड पार्टी वो तीसरा आदमी वाली याद कर लो, आराम से होगा। और इसके सारे शेयर बिक जाएंगे, और यदि इस कंपनी के सारे शेयर नहीं बिक पाते हैं तो संस्थान खुद बचे हुए शेयरों को खरीद लेगा। वही बात है ना, गोपाया नहीं दिया तो मैं दूं। ओवरऑल बात इतनी है ना, तो ये एक विश्वास का एक बॉन्ड बनता है इन तीनों के बीच। समझ में आ गया? तो सिंपल सा रखो, तीसरे आदमी से पैसे मांगने में माध्यम रख लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी पर टिका है। वही व्यवहार है, व्यवहार आप एज ए प्रोडक्ट रखो या एज ए व्यक्ति रखो,
यहाँ प्रोडक्ट और बिजनेस की बात हो रही है, वहां पर आप व्यक्ति की बात कर रहे हो। तो ये तीनों चीजें आराम से सिमिलर है। ओके, कौन सी? वो कंपनी की क्यों होगी? वित्तीय संस्थान अपने अपने गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, वो अपना उसका काम यही है कि भाई कोई भी कंपनी को वित्त देना है तो वो फाइनेंस के रूप में देती है ना। फाइनेंस कंपनी होती है ना, वित्त संस्थान ही तो है, ये क्या बैंक थोड़ी है। फाइनेंस कंपनियां है, आप देखते हो कि भाई फाइनेंस कर दिया सा, तो ये क्या वित्तीय संस्थान ही तो है, ये क्या बैंक थोड़ी है। बैंक है क्या? इसलिए वो इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ा है वित्तीय संस्थान वाला, जिसमें वित्तीय संस्थान के नाम बताए, उसको पढ़ो एक बार में। देखो चीजें, इकोनॉमी वाला एक ऐसा सेक्शन है उसमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। जब तक चीजों से आप रूबरू नहीं होंगे, मिलोगे ही नहीं, तो उससे जान पहचान कैसे होगी। तो जो चीजें थोड़े टिपिकल है, क्रिटिकल है, तो वहां आपको एफर्ट डालने होंगे। तो कुछ चीजें आपको एमसीक्यू देंगे तो वहां दिक्कत होगी, तो वो एमसीक्यू से ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप जाओ। सारे सब्जेक्ट आप ये मत सोचो जियोग्राफी जैसा लग रहा है तो सारा का सारा वैसा, अरे उसमें डायग्राम्स होते हैं, चित्र, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। थोड़ा पॉलिटिक्स में जाते हो तो कुछ चीजें बोरिंग लगती है, तो कुछ चीजें अच्छी लगती है। इकोनॉमी में जाते हो, पैसे है नहीं तो बोरिंग तो लगना ही है। परिस्थितियां वीक है तो फिर आप क्या करोगे? आपको अच्छा है, लेकिन आपको पता नहीं है, इसी के पीछे आप भाग रहे हो। वे सर्विस करोगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो भाई जिस चीज के पीछे भाग रहे हो आप उसमें इच्छा क्यों नहीं लगा रहे हो? कल को आप बिजनेस करोगे तो ये मदद नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा? आपने तो मना किया अभी। हाँ, वो जबरदस्ती हो गया आपसे। चलिए कोई बात नहीं। और हामीदारी को अधिक गोपन शब्द, देखो ऐसे ऐसे शब्द है, शब्दों से डरना नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द है ये आपको पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया? सिंपल सा रखो भाई, आपने इन्वेस्ट किया है तो आप आईपीओ के बेस में, चलो आईपीओ जारी हो गया, मतलब आपको इनिशियल बेस पर जो पब्लिक ऑफरिंग प्रोसेस था, आप अपने प्राथमिक बाजार में शेयर बेचने चले गए। आप शेयर बेचने गए तो वो जिस जगह, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, उससे पहले आपको उस आईपीओ रूल्स के तहत ये सेबी से परमिशन भी ले ली आपने। सेबी से परमिशन ले ली तो अब आपका कोई भी वित्तीय संस्थान जो आपके उस शेयर की जिम्मेदारी ले रहा हो, अगर उसने जिम्मेदारी ले ली, आश्वासन दे दिया कि हाँ ये इसका प्रोडक्ट है या जो बिजनेस मॉडल है वो व्यवहारिक है, मतलब अच्छा है, लेकिन फिर भी कल को मान लो कि इसके शायद शेयर नहीं बिकते हैं, तो ऐसा करूंगा वो वित्तीय संस्थान खुद खरीद लेगा। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बिक गए तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेगा, ये तो खरीद लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाला भी सेफ, जो बेचने वाला उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई ना। देखो ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जब इंसान नए नए स्टार्टअप शुरू करता है, प्राथमिक बाजार में होता क्या है, प्राथमिक बाजार में यही चीजें होती है, इंसान नई नई कंपनी बनाता है, उसको डर रहता है, फिर सामने वाला को भी डर रहेगा, बिना जिम्मेदारी के कौन लेगा पैसे, तो फिर वो क्या है, इस प्रणाली को अपनाता है। तो हामीदारी का मतलब तीसरे आदमी हो बेरी जनी जनी वो आगे पैसे लगाए, मतलब यहाँ पर शेयर का संबंध। चलिए बुक बिल्डिंग, अब देखो ये भी नाम है, तो छोटे छोटे टर्म से आपको सीधा कह सकते हैं बुक बिल्डिंग से क्या तात्पर्य है। तो ये क्या कहता है, किसी कंपनी के द्वारा आईपीओ जारी करने से पहले उस आईपीओ की कीमत निर्धारित करने के लिए बाजार में एक सर्वेक्षण किया जाता है, उस सर्वेक्षण को बुक बिल्डिंग कहते हैं। भाई कितना रुपया बुक करना है, सामान्य से रखो ना कि भाई बुकिंग करनी है, कितने रुपए तक करनी है, शेयर की मार्केट में वैल्यू चेक करेंगे, उस प्रोडक्ट की वैल्यू चेक करेंगे, भाई उस बिजनेस मॉडल जो भी है, प्रोडक्ट है, आप उसकी भी एक वैल्यू तय करनी होगी ना। आपके हिसाब में 500 रुपये ले, पता चला उसकी वैल्यू 300 रुपये की है, तो वो सामने वाला बेवकूफ थोड़ी है कंपनी वाला, तो वो चेक करेगा इसका जो प्रोडक्ट है क्या उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको चेक करने के बाद फिर वो क्या कहते हैं, उसे बुक बिल्डिंग कहते हैं। मतलब आपको उस बिल्डिंग के जाने के लिए बुकिंग करवानी होगी, बस इतना ध्यान रखो, याद हो जाएगा। समझ में आ गया कि भाई आईपीओ का एक अमाउंट तो निर्धारित करना होगा, आपने परमिशन ले ली, आपने तीसरे पक्ष की हामीदारी कर ली, मतलब तीसरे पक्ष से आपने पूछ लिया, अब आपकी बारी आ गई भाई इसका अमाउंट भी तो तय करना है। एक अमाउंट फिक्स तय करके फिर तो उसका अप एंड डाउन मार्केट में घूमेगा, एक अमाउंट तो निर्धारित करना होगा। तो एक अमाउंट निर्धारित करेंगे, उसे हम लोग बुकिंग कहते हैं कि कितने रुपए में बुकिंग हुई, 700 रुपये में, तो ये बुकिंग हो गई। फिर बुक बिल्डिंग के तहत आईपीओ का प्राइस बैंड उपलब्ध करवाया जाता है, मतलब एक तरीके से प्राइस बैंड मतलब एक टोकन की तरह कार्य करता है।
भाई एक टोकन देंगे ना आपको, भाई अच्छा इसका जो मेरे, भाई एक एग्रीमेंट कैसे होता है कि भाई हाँ 100 रुपये में मेरी बुकिंग हुई, जस्ट स्लिप काट दे दे, होता है कभी कभी। ये सामान्य चीज है, अपनी चीजों से जुड़ी हुई, आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। कोई भी चीज बुक करवाते हो आप, आपने टिकट बुक करवाया तो उसमें एक अमाउंट निर्धारित होता है कि इतने रुपए में ये बुकिंग हुई है, तो कल को शेयर की बुकिंग होगी ना, तो वो जितने रुपए में वो शेयर की बुकिंग हुई है वो आपको एक प्राइस बैंड के रूप में उपलब्ध करवा देगा कि हाँ ये चीज निर्धारित कर स्लिप के रूप में। और अंडर राइटर के द्वारा बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो अब जो बुकिंग हो गई, और अंडर राइटर वही होगा जो उस कंपनी, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, शेयर जारी कर रहे हो, उस कंपनी के सदस्य के द्वारा ही वो सारी प्रक्रियाएं होगी। क्यों? क्योंकि आपने बुकिंग कर ली, आपने परमिशन ले ली, तीसरे पक्ष की हामीदारी भर ली, और अब जाके आप इसके हिस्सेदार बन रहे हो। अब निवेश कौन करेगा? देखो छोटी छोटी चीजें हैं, निवेश कौन करेगा इसमें? स्टैग निवेशन। स्टैग निवेशक कौन होता है? प्राथमिक बाजार के निवेशक होते हैं और इसे आईपीओ में निवेश करते हैं तथा लिस्टिंग गेन कमान चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्राथमिक, देखो आपको एक पहले स्पष्ट करना होता है कि जो प्राथमिक बाजार में जो भी शेयर जारी करने आते हैं, नए बंदे होंगे, सारे नई कंपनियां होगी। तो ये तो बात समझ में आ गई। एक्सपीरियंस वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, और सीधा आपको पहला स्टेज ही प्राथमिक बाजार है। यहाँ पर आपकी परमिशन की प्रक्रिया बताएंगे, आपको अतिरिक्त शेयर कैसे जारी करना है, इश्यू राइट इश्यू कैसे जारी करना है, किसकी आपको परमिशन लेना, हामीदारी जरूरी होती है, फिर बुक बिल्डिंग होगी, अच्छा बुकिंग हो गई, फिर जाके ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें स्टैग प्रकार के निवेशक होंगे, जो प्राथमिक बाजार में निवेश करते हैं उसे स्टैग निवेशक के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? प्राथमिक बाजार में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो स्टैग निवेशक के रूप में इसको जाना जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, बहुत क्रिटिकल है। तो आपको बस सिंपल सा रखो, आपने नई नई कंपनी खोली है, अब आपके दिमाग में आएगा चलो मैंने कंपनी तो खोल दी है, अब मैं अपने शेयर है मैं किस कंपनी में जारी करूं, तो आपको लगा कि मेरे को पहला स्टेज है प्राथमिक बाजार में जाना होगा। तो आप प्राथमिक बाजार में गए थे तो आईपीओ के प्रोसेस से गए। आईपीओ प्रोसेस में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जाने से पहले आपको सेबी से परमिशन लेनी, आपने कहा भाई सेबी से ले ली, फिर आपके दिमाग में आया आईपीओ की परमिशन ले ली, सेबी ले ली, तो उसके बाद कुछ अतिरिक्त शेयर का मैटर हो तो एफपीओ में चले जाओ, फिर लगेगा इससे भी अतिरिक्त है आईपीओ और एफपीओ के बाद भी कुछ अतिरिक्त शेयर बचे तो आप चले जाओ राइट इश्यू में, जहां पर आप दोनों के बाद में, लेकिन ध्यान रखें आपका जो आईपीओ और एफपीओ जिस कंपनी में हुआ है, मतलब जो आपने पहले शेयर जारी किए उसी कंपनी में ही राइट इश्यू हो सकता है, दूसरी कंपनी का नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या है कि हामीदार को लेके आए, तक मतलब कह सके भाई हाँ ये ऐसी रिस्क की स्थिति में हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो हामीदार आएगा, वो किसी वित्तीय संस्थान का होगा और वो परमिशन देगा हाँ ये बंदा है या जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का वो व्यवहारिक है, और अब ऐसा करते हैं कि आप इसको परमिशन दे दो, कल को इसके शेयरों में कोई भी उलट फेर नुकसान होता है तो ये सारे खरीदे, कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूंगा कोई वित्तीय संस्थान के माध्यम से। चलिए उसने कहा चलो ठीक है, अब आपकी बुकिंग करते हैं, तो बुक होल्डिंग के रूप में आप लोग इसको देख सकते हैं, तो वो है उसमें आप लोगों का जो एक ऋण तय कर दिया जाएगा शेयर का, वो करने के बाद अब आप लोग क्लियर हो और प्राथमिक बाजार में जो निवेशक होते हैं उसे स्टैग निवेशक के रूप में जानते हैं, जो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर नई कंपनी के तौर पर निवेश करते हैं। ये सारा ये चीजें आपको पढ़नी होगी। आप क्या सोचते होगे एक बार पहली बार इकोनॉमी गई और आप तुरंत एकदम वेल टैलेंटेड हो गए, बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ इकोनॉमी वाला सेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि इसमें अगर फ्लो बन जाता है, भाई ये चीजें मैंने अभी आपको डायरेक्ट भी बता दी और टुकड़ों में भी बता दी, तो क्या हुआ चीजें स्पष्ट होगी, तो आप देखो बताना अलग और होगा, जब तक आपको खुद को नहीं समझ में आएगा तो कैसे बताओगे। तो बताने के लिए तो आपको पहले समझ में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तो आपको स्टोरी क्रिएट करनी होगी। तो दिमाग को अभी इतना लोड मत देना है कि सब कुछ सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे वो जा रहे हैं वैसे वैसे इकोनॉमी जावे, मत जाने देना। पहले से बाउंडेशन रख लेना कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे परेशान करेगा, ताकि आप इसको पढ़ने के चक्कर में और परेशान होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जो इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी सर्वे जो सबसे टिपिकल है, इकोनॉमी सर्वे वाला सब्जेक्ट है ना, उसमें ज्यादा लैंग्वेज नहीं, आंकड़े, समझ रहे हो ना, तो ज्यादा आंकड़े हैं, तो आंकड़े आप क्या सोचते एक बार में याद हो जाते हैं, अरे आंकड़े ढूंढने वाले को कम से कम समझ में नहीं आता है कहाँ किधर डालने हैं। तो इकोनॉमी सर्वे हो या बेसिक इकोनॉमी में चलो एक फ्लो बना लोगे आप, जबरदस्ती पीछे भी जाओगे क्योंकि रटना नहीं होगा, चीजें समझ में आनी शुरू होगी तो हो जाएगा।
लेकिन आपको इकोनॉमी सर्वे में शांति बनाए रखनी होगी, तब तो चीजें जानी शुरू होगी। नहीं तो जो जा रही है थोड़ी बहुत, वो उसके टकराव के चक्कर में बाहर आ जाएगी। मतलब कि आपको एमसीक्यू से माध्यम से आपको उसको चीजों को और स्पष्ट करेंगे, तब जाके चीजें परफेक्ट होगी। आप ये मत सोचो इकोनॉमी सर्वे देखो बहुत टिपिकल होता है, स्कोरिंग है तो डील दे नहीं सकते, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं ना वहां से। 150 पेज का इकोनॉमी है, इकोनॉमी सर्वे है, जो कि बिल्कुल आपके 70-80 पेज में खत्म होगा। एमसीक्यू जहां चीजें सारी व्यर्थ होनी शुरू होना, उसके एमसीक्यू खंगालने शुरू करो। आज आपके एमसीक्यू फर्स्ट क्लास के अभी सर सेट कर रहे हैं, तो आज दे देंगे आपको, नहीं तो कल सुबह आके ले लेना पहले चैप्टर के। तो कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा, नहीं तो आप बहुत मुश्किल है। चाहे मैं आपको कितना भी सवाल घुमाऊं फिराऊं, वो सारी चीजें मुझे मेरे लिए अच्छी हो सकती हैं, आपके लिए नहीं होगी पहली बार में, क्योंकि आप सीख रहे हो और मैं सिखा रहा हूँ, तो इसमें बहुत फर्क है। चलिए वापिस यहाँ आ जाइए, द्वितीयक बाजार में चलते हूँ। तो वर्तमान में भारत में दो प्रमुख द्वितीयक बाजार हैं, एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और एक एनएसए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हैं भारत में अभी वर्तमान में द्वितीयक बाजार में। देखो प्राथमिक में तो आपकी नई नई कंपनियां बस शुरुआती दौर पर आप, लेकिन एनएसए में आप एनएससीओ या आप बीएससीओ, ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये द्वितीयक बाजार की कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों को स्पष्ट रखना होगा आपको। सवाल सीधा सामान्य बनाओ, घूम फिर के नहीं। सवाल की लैंग्वेज बदल के आपको पूछा है कि यदि कोई कंपनी वाला है, वो एक लंबा सा पैराग्राफ बना के दे देगा, ये ध्यान रखना। ऐसे अब आजकल सवाल एक आधा आ ही जाता है जिसमें एक वो लैंग्वेज बना के दे देगा, फिर कंक्लूजन में वो दो दो लाइनें लिख लेगा, एक एक शब्द स्टेटमेंट में लिखेगा, अच्छा ये चीज। आप सोचोगे इतना बड़ा टॉपिक नहीं, उसको जैसे आप समझोगे आपको लगेगा हाँ ये चीज ऐसी है। तो दिमाग को शांत रखना होगा तो चीजें बेहतर होगी, नहीं तो प्रेशराइज हो गए तो जो है वो खराब हो जाएगा। चलो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। देखो ये फैक्ट है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये मुंबई एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, पुराना भी है और पहला भी है, और भारत का सबसे पुराना भी हो गया। एशिया का है तो भारत का ऑटोमेटिक हो गया, और भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है, और टर्नओवर तथा बाजार पूंजी के आधार पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भाई दो है, इसका मतलब एनएसई है। क्या हुआ? टर्नओवर अमाउंट की बात करें, कितना हजारों करोड़ का टर्नओवर है टोटल, तो हो गया ना दूसरे नंबर। ये दूसरा कैसे हुआ? दो ही है टोटल, इसको आपने दूसरा रैंक दिया, एनएससी आपका ऑटोमेटिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो आपका पहले नंबर पर आ रहा है। ये फैक्ट्स है, इसको आपको याद करने होंगे, इसमें कोई ऑप्शन समझाने वाला कुछ भी नहीं है। समझाने के क्या हुआ? दूसरा तो यही है, पहला एनएससी अभी आगे आ रहा है, अभी बात करेंगे उस पर। चलो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। तो बाजार पूंजी की बात करते हैं, मतलब शेयर की संख्या इंटू शेयर की कीमत। अगर बाजार पूंजी निकालनी होगी आपको, बाजार कैपिटल का रेशियो निकालना होगा, तो उसमें शेयर कितने हैं? मान लो 10 है, से एक शेयर की कीमत मान लो 500 है, तो अब बाजार पूंजी कितनी हो गई? 5000 हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये कैलकुलेशन निकालने का तरीका, यहां से सवाल नहीं बनेगा। अब देखो लेन देन की जिस संख्या के आधार पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि व्यक्तिगत निवेशक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अधिक निवेश करते हैं। अब देखो वो टर्नओवर की बात कर रहा पूरा, यहाँ व्यक्तिगत की बात हो रही। देखो ये स्पष्ट करना होगा, ये चीजें बार बार पढ़ोगे तो इसमें समझाने का नहीं है, ये तो आंकड़े। आंकड़ों में आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, खास तौर से लेन देन की संख्या, कि भाई कस्टमर ज्यादा घूम फिर किस में रहे हैं? बॉम्बे में घूम रहे हैं, बस इतना निवेश कर रहे हैं ज्यादा। अब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक भी ये जारी करता है, जैसे सेंसेक्स आप सुना होगा, बीएसई 100 के नाम से, बीएसई 200 के नाम से, और बेनकैक्स नाम से। अच्छा ऐसे है क्या? नहीं, एक सेंसेक्स तो अलग हो गया ये,
बैंकैक्स देखो, ये चीजें इसके द्वारा जारी की बैंकैक्स अलग है और सेंसेक्स अलग है, ये उसके आंकड़े निकालने की प्रक्रिया है, उतना आपको जाना नहीं है। आपको नाम ध्यान रखना है कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन कौन से सूचकांक जारी करता है। कल को आपको पूछ ले सेंसेक्स के, वो एनएससी या बीएससी जारी करता है, तो बीएससी हो गया ना, और वो बीएससी नहीं कह रहा, बीएसई कह रहा हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब पूरा डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो सेंसेक्स क्या है, इसकी शुरुआत 1986 में हुई, किसने की थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। भाई जो जिसको जारी करता है वही उसकी शुरुआत करेगा। तो बीएससी का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स है। अब ये ध्यान रखना है कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी, इसमें अगर 4 सूचकांक की हम लोगों ने बात की है, इनमें से भी सबसे मुख्य जिसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है, जिसकी वैल्यू समझी गई ज्यादा, तो वो है सेंसेक्स। ओके, ये याद करने होंगे, इसमें कोई ज्यादा झमेला नहीं है, कोई आ रहा जा रहा नहीं, पैसा लगाओ, कौन लगा रहा है, कब लगा रहा है, खत्म। सेंसेक्स सूचकांक संवेदी सूचकांक, मतलब सेंसिटिव होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का यहाँ पर हो गया कि हर ग्राहक, देखो यहाँ पर ग्राहक आवागमन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा लचीला होगा। संवेदनशील क्या हो गया, थोड़ा लचीलापन आप लोग यहाँ पर देखते हो कि भाई आराम से आप लाओ, ले जाओ, ला, तभी तो ग्राहक ज्यादा है। ग्राहक ज्यादा क्यों है, कहीं ना कहीं इसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लचीली है, तभी आराम से आप आ रहे हो, जा रहे हो, ले रहे हो, अधिक अधिक ग्राहक बढ़ रहे। अगर सीमित प्रतिबंधित होगी तो हर कोई ग्राहक थोड़ी जा सकता, भाई हर कोई ग्राहक नहीं जा सकता या निवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर सभी प्रकार के ग्राहक है, जो अच्छे स्तर के हैं या लोअर स्तर के या प्राथमिक स्तर के, सभी जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो इसमें मतलब सेंसेक्स सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सूची 30 बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतों के औसत उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो ये 30 कंपनियां याद रखना, ये ध्यान रखना, मतलब इसका जो बेस बनाया गया है वो 30 कंपनियों के बेस पर सेंसेक्स का बेस बनाया गया है, और उसमें 30 बड़ी कंपनियों का निर्धारण बाजार पूंजी के आधार पर। बाजार पूंजी कैसे निकाली जाती है, अभी बात की थी, मतलब शेयर जितने हैं उसकी कीमत कितनी है, उसके आधार पर हम लोग उसके अप एंड डाउन निर्धारित करेंगे, और सेंसस का आधार स्वर 1978 और 79। ये चीजें बार बार पढ़ने से याद होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ट्रिक बताऊंगा, नहीं, देखो खुद को भी मेहनत करनी होगी। इकोनॉमी सर्वे का तो आप टेंशन फ्री रहो, जब तक आपके उंगलियों पर नहीं होगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे, और वो एक ऐसा सेक्शन है कि जो आसानी से दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन जैसे एमसीक्यू आपके सामने आएंगे तो जितना वो समझ में आएगा, इसकी तुलना में भी वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि सवाल बनेंगे कैसे। वहाँ आंकड़े लाखों में, परसेंटेज में, वो इधर उधर घुस जाते हैं। तो मतलब एमसीक्यू निकालेंगे तो आराम से ये सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा वो। 500 क्वेश्चन करेंगे ना पूरे, तो आराम से थोड़े थोड़े करके अभी 50-60 क्वेश्चन तो आपको पहले चैप्टर में मिल जाएंगे। दूसरा अंडर प्रोसेस है, मैं उसके सवाल बना रहा हूँ या इधर उधर से जुगाड़ भी कर रहा हूँ। तो 1978 हो गया, इसमें किसी को डाउट है? चलिए, जहाँ नहीं है तो मैं थोड़ा फास्ट, जहाँ लगेगा मैं अपना रुक जाऊंगा। आप BSE 100 की बात कर लेते हो, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 नाम का भी एक सूचकांक जारी करता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 100 बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमत का औसत होता है। तो उसने कैटेगरी बना ली कि भाई 30 के लिए तो मैं सेंसेक्स ले लिया मैंने, और 100 के लिए मैंने BSE 10 ले लिया, और 200 के लिए मैंने क्या ले लिया, BSE 200 ले लिया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सामान्य सी चीज है। क्या हुआ? अब देखो इस लाइन को पूरा पढ़ो, बेस इसमें लिखे देखो। ये कह रहा है कि BSE में सूचीबद्ध, मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है इसमें रजिस्टर हो। सूचीबद्ध का मतलब क्या हो गया, वो कंपनियां जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो, उसी के तो शेयर लेंगे ना भाई। जो जिसकी कंपनी है, जिस संस्थान में आप रजिस्टर होंगे वही तो काम के हो ना। आप लोग यहाँ रजिस्टर हो एजुकिंग में, देखो ये है 200 बड़ी कंपनियां। देखो मैं आपका सवाल का यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, 200 बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतों का औसत उतार चढ़ाव। तो इसने ये नहीं कहा है, ये देखो 200 कंपनियां, उसने अमाउंट निर्धारित नहीं किया, उसने एक बेस बना लिया कि भाई 200 कम से कम मुझे, देखो फायदे वाली लेगा भाई, नुकसान वाली कौन लेगा भाई। आप कंपनी चला रहे हो, आप थोड़ी चाहोगे एक नुकसान वाली चीजों को मैं शामिल करूं। तो आपको ऐसे उतार चढ़ाव वाली कंपनियां लगेगी कि हाँ किसी का शेयर बहुत अच्छा गया, किसी का प्रॉफिट भाव ऊपर नीचे हो गए, तो वो आधार पूंजी के बेस पर, आधार पूंजी के बेस पर फिक्स कर लेगा कि भाई हाँ इस शेयर की रेट इतनी है
और उसकी जो संख्या कितनी है, मान लो 500 शेयर और 500 रेट है, तो उसको लगेगा हाँ इससे भाई मेरी कंपनी है ये, तो मैं ऐसा करता हूं उसके लिए। देखो ये सूचकांक है बस, जस्ट ओनली इंडेक्स। क्या हुआ? नहीं, इसमें वो डिपेंड करता है कि वो अपने ओवन रूल्स रेगुलेशन बीएससी के एनएससी के अपने होंगे। इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो चार है ना, ये उसने अपना अपने कंपनियों को टुकड़े कर दिए उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके आधार पूंजी के हिसाब से। तो उसने कहा कि 30 कंपनी होगी तो मैं सेंसेक्स जारी करूंगा, उसका इंडेक्स अलग से जारी करूंगा। 100 कंपनियों वाले के लिए मैं अलग से जारी करूंगा, 200 कंपनी वाले के लिए मैं फिर अलग से जारी करूंगा। समझ रहे हो ना? ये ओनली इंडेक्स है। जैसे वित्तीय समावेश सूचकांक कौन जारी करता है? वित्तीय समावेश सूचकांक तो एसबीआई नहीं, आरबीआई। और पढ़ा है ना मैंने, इसलिए जो आंकड़े वो तो याद करो, भी सोच के देखो, अगर आप आंकड़े दूसरे कहां से याद करोगे, ये तो सामान्य बातें हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई जारी करता है, ये आपके साफ साफ है, एड विथ हेडिंग है ये। इसका मतलब आप वापिस नहीं देखते हो। देखो इसके लिए मेरे पास दवाई नहीं है, मैं आई टेस्ट के लिए आई ड्रॉप दे सकता हूँ जो आपको दिखने में आसानी हो। ये शब्द अच्छा धुंधले दिख रहे हैं, चलिए ये आपके लिए आई ड्रॉप। क्या वाह, क्या वर्ड ऐड नहीं है? देखो कोई भी चीज नहीं होती है ना, एक चीज जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको इतना आसानी से चीजें एक्सप्लेन दनादन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कि शुरुआत में मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रगल कर रहा था। अब इतना सोच के दे कि जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसको मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया। तो फिर आपके पास तो मैं चीजें बताने के लिए आ रहा हूँ ना, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। क्या हुआ? तो याद रखना पड़ता, वो तो मुझे ही पता है, एग्जाम पास करना है तो याद ही करना पड़ेगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसको देखो, वो उसके सूचकांक वाले वो अपने नियम बदल सकता है, वो तो उसके अधिकार में है ना। मैं वो देखो, सेंसेक्स भी बीएस से जारी करने वाला है, बीएस से 100 भी वो भी जारी करने वाला है, दूसरे वो अपने हिसाब से। आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है। आपको ये नहीं पूछेगा कितने जने हैं कितने नहीं है, आपके लिए सवाल इतना है कि इन इंडेक्स को जारी कौन कर रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब बैंकैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या, 12 बड़े बैंकों, वहां बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन 12 बैंकों के शेयर के उतार चढ़ाव की बात कर ले। बैंक के भी तो शेयर, बैंक भी तो शेयर जारी करते हैं ना, उसके पास पैसा होता है, वो क्यों जारी नहीं कर सकते? क्या हुआ? कौन? वो आने दो, उसका छोड़ो, वो तो उतार चढ़ाव है, उसके गणनाएं बदलती रहती है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इनको जारी कौन कर रहा है, पहले वो याद करो, फिर कुछ लगे तो इसके अंदर जाओ, नहीं तो बाहर खड़े होके फ्री करो। मैनेक्स में ध्यान रखना है कि भाई बैंक होते हैं 12 बड़े बड़े बैंक होते हैं, जो टॉप लेवल के बैंक होंगे उसके शेयर हैं वो यहाँ पर एक तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। समझ में आ गया? एक बार में नहीं जाएगा। पहली बात, इसमें तो कुछ है नहीं, समझने की चीजें कहाँ थोड़ी अलग होती है कहाँ नहीं। जब तक आप इसको वापिस नहीं पढ़ोगे तब तक के लिए छुट्टियां ही आपके दिमाग की। आज जरूर रहे हो, दिमाग छुट्टी पर है, एक बार में ये चीजें दिमाग में नहीं जा सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीजें टाइम लेते हैं, लेकिन अभी अगर आप इसको पढ़ने के पर्पज से प्रेशराइज होंगे तब तो सीखोगे। और आप डर के पर्पज से कि मेरे को आ नहीं रहा है, अगर उस पर्पज से दिमाग में गए तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप भूल जाओगे। भाई मैंने आपको पहले ही वो बोलते हैं डिस्क्लेमर डाला था मैं कि इस चैप्टर में या इस क्लास में या इस जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है इसमें आपको समय लगेगा। तो आपने अगर ढंग से डिस्क्लेमर पढ़ा है मतलब साफ साफ आपको परेशानी होगी। क्या मैंने पॉलिटी के लिए कुछ कहा है कभी? क्या मैंने करंट के लिए कहा है कभी? नहीं, मैंने जियोग्राफी के लिए कहा, किसी के लिए नहीं कहा। इस सब्जेक्ट के लिए मैंने स्पेशली कहा है कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कब? जब आप इसमें थोड़ा समय ज्यादा दोगे तुलनात्मक रूप से। और इसका देते कहाँ, डिस्कस करते हो।
अब देखो, अब इसके लिए मैं क्या करूं? अब रात को 2 बजे उठाना हूं सबको? तो ऐसे बोलो ना कि आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट को दोष क्यों दे रहे हो? देखो, आप आपको सेलेक्टिव जाना चाहिए। कौन से इतना? तो मैं भी प्रेशर में नहीं हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो भी पर जितना आप प्रेशर में हो, मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कभी लगा कि एडजस्ट नहीं हो रहा मामला मेरे को इतना? क्या हुआ? एक बात बताऊं? चलिए बता ही देता हूँ। आप कितने बजे फ्री होते हो? मैं मान लेता हूँ आप 3:30 बजे फ्री होते हो। देखो, संडे को छोड़ दो। नहीं, वो एक बिजनेस वजह से फिर मैं तो, मेरे को तो मिलता ही नहीं है ना फिर मैं क्या आने छोड़ दूँ? अब 3:30 बजे आप फ्री हुए, जस्ट मैंने मान लिया। तो आप 3:30 बजे, मैं मान लेता हूँ भाई आपने 3:30 फ्री हुए, आधा घंटा रेस्ट कर लो। कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तब रहने दो, तुम्हारे अपने जुगाड़ में बैठे रहते, चाय पीते। मैं तो कोई शेड्यूल बता रहा हूँ, तुम बीच में चाय डाल रहे हो। और मैंने कब पूछा है चाय का? चाय पियो, खाटी चाय पियो, जो अच्छा लगे। अब यहाँ चाय कहाँ डाल रहे हो आप? 4 बजे चाय पीता? अरे शेड्यूल में चाय है तो इकोनॉमी है कहाँ? आप इकोनॉमी खराब करने वाले शेड्यूल बना रहे हो। चलो कोई नहीं, अब बात हो ही रही है तो थोड़ी मैं आपकी खातिरदारी भी कर लूँ, थोड़ी थोड़ी। आप 4 बजे चाय पीते हो, कितना टाइम लगाते हो? चाय बज गया मतलब आपने चाय पी ली, 4:15 फ्री हो गए। ठीक है। अब आप दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? देखो, मेरे पास सब्जेक्ट है, पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री। इसको भी पढ़ रहे हो आप? इसको अरे तो मिलाते हो तो कौन सा किसी और से मिलाना है? आपको प्रैक्टिस से तो करनी है। रणनीति अगर इंसान की सही नहीं हो ना, तुम लोग 4 सब्जेक्ट में और इस रीजनिंग को बहाना बना के ऐड कर, रीजनिंग के लिए आप शेड्यूल में डालते हो क्या? तुम्हारी रणनीति नहीं है तो तुम लोग प्रेशराइज तो होने ही होने। भाई सब्जेक्ट मात्र 4, भंडारे आपके 10-10 जितने। अब देखो, मैं एक चीज बता दूं, आप जैसे स्थिति में हो। देखो, आप मान के चलो, मैं पॉलिटी पढ़ा दी आपको, फिर जियो पढ़ा दी मैंने, ठीक है, जियो पॉलिटी। और आपकी हिस्ट्री हो गई, और आर्ट एंड कल्चर हो गया, और रीजनिंग हो गया। तो ये आपको सलाह दूं, अगर आपके लखन है क्लास में ढंग से पढ़ने के, तो इस पॉलिटी वाले में जितना मैं पढ़ाता हूँ ना दिन में, वो ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा जा रहे हो तो इसका मतलब क्लास में आप नींद ले रहे हो। भाई 1 घंटे में आप उखाड़ नहीं पाए तो आप फिर अगले आपके पर्सनल 1 घंटे में क्या उखाड़ लोगे? देखो, मैंने पहले ही कहा है कि पहला सेक्शन है मतलब आपकी क्लास का, जितना आप माइंड को एक्टिव रखोगे, तो ये कंटेंट 25, चलो मैं मान लेता हूँ आप नहीं कर पाते हो सर 40 मिनट। इससे ज्यादा अगर जा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विकृति है, चाहे मानसिक रूप से हो या किसी और की, वो आपके अपने हिसाब से देख लेना। तो 40 मिनट मान लेता हूं मैं, चलिए कोई बात नहीं। अब जियोग्राफी एक ऐसा सेक्शन है कि आप इसमें ज्यादा, आप 30 भी दोगे तो बहुत है। चलो ठीक है। हिस्ट्री के लिए क्या? अरे भाई, एक बार के लिए आप ऐसे क्यों हाथ फैला रहे हो? तुम लोग अपनी क्लास में ही अलग हो गए, तो इसका मतलब देखो, क्लास में सब याद नहीं हो सकता। मैं भी आपको कितने रिवीजन करा था, फिर भी मैं ये नहीं कहता मुझे 100% चाहिए, 25%। चलो मैं 30%, 30 मिनट दे दिया आपको। चलिए 4 सेक्शन हो गए, और आर्ट एंड कल्चर के लिए
अब यहाँ ध्यान दे दो, बीच में क्लास के बीच में मैंने ये चीज बताने की शुरू की है। अब देखो, अब रुको, 30 और 30 60 और 70, 70 मतलब 40, 1 घंटा और 40 और 2 घंटे, मतलब 2 घंटे 20 मिनट नहीं है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा भी शेड्यूल बनाते हो क्या? जस्ट इमेजिन, वेट। अब देखो, 2:20 मैंने रिवीजन का कहा, तो मैं मान लेता हूं कि आपने रिवीजन नहीं करना है, इसको थोड़ा ढंग से जाओ, तो +15 मिनट कर लो, बहुत है। +15 मिनट कर लो, बहुत है। +15 मिनट कर लो, बहुत है। 15 कर लो और इसमें भी मान लो कि सीधा सीधा एक आधा ना, नीति नहीं है तुम्हारे। तुम लोग इतने लोग विरोध कर रहे हो। अरे देखो, रीजनिंग के लिए मैं बता दूं आपको, मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो और रोजाना के एक एक दो दो क्वेश्चन सिर्फ पार्ट टाइम में पढ़ो, इसको मेन टाइम में मत डालो। आप क्या करते हो, किताब खोल लीजिए, तो फिर उसको कॉन्सेप्ट को देख लो और बस वो 1 महीने जब बचे ना, उसमें प्रैक्टिस फुल कर देना। आपके पास 4 घंटे 3 घंटे नहीं मिलते आपको अब तो। कर क्या रहे हो? क्यों? तो मुझे फिर तो मेरे को फास्ट पढ़ा लेना चाहिए थी, एनर्जी क्यों वेस्ट करूं समझाने में? देखो, आपकी रणनीति सही नहीं, ये तो मेरे को स्पष्ट कर दिया आप लोग। आप जिस प्रकार बातें कर रहे हो ना, स्पष्ट बात नहीं है आप में। तो भाई, जिस इंसान की स्पष्ट रणनीति नहीं होगी, तो फिर मैं भले आपको कितना भी कुछ कर लूं, क्या मैं टॉपिक पढ़ाने के दौरान कमी रखता हूं? कभी नहीं रखता हूं। जब तक आपकी चीजें अंदर दिमाग में नहीं जाती है, मैं तरीके बदल देता हूं, उसको मैं देसी भाषा तक लेके आ जाता हूं ताकि आप समझ पाओ। तो इसका इसका मतलब आप उसकी रणनीति रटने में ले जाते हो, तो फिर मेरे उस मेहनत का क्या मतलब? फिर इससे बढ़िया मैं फटाफट रिपीट लिखा हुआ है, तो क्या इतना मैं भजन 2 2 3 दिन बार बोलूँ, तुरंत टिक लगाऊं, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, तो सिलेबस खत्म हो जाए 3 दिन में। तो इसका मतलब आपकी रणनीति को थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। कैसे? जियोग्राफी में कम टाइम लगता है तो उसको कम लो, लगे इकोनॉमी में ज्यादा है तो उसको थोड़ा ज्यादा दो। तो इसका मतलब यार, तो मेरे को तो बहुत दिक्कत होनी चाहिए। मैं इतनी चीजें दिन में मैनेज करता हूँ, फिर भी मेरे को एहसास नहीं होता है कि अच्छा ये चीज करनी, बहुत सारी चीजें नहीं आती है मेरे सामने। करंट ओरिएंटेड, इकोनॉमी सर्वे ओरिएंटेड, उसको एक क्वेश्चन में बनाने के लिए मेरा माइंडसेट भी तैयार करना पड़ता है, ताकि मैं आपको तुरंत बोल पाऊँ, अच्छा ये एग्जाम ऐसे बनेगा। आप पता है, आपको ये बोलने के लिए आपको बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए। आपको मैं कह रहा हूँ ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अप्रोच हुई होगी तभी आप बोल पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। आपको लग रहा होगा लाइन टू लाइन पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, नहीं। तो मैं सबसे बढ़िया तरीका इसका बता रहा हूँ, आप जितना हो सके सर के पीछे पढ़ो कि भाई सर एमसीक्यू एटलीस्ट भले 20 30 हमें एक बार दे दो, टेस्ट भले बाद में ले लेना। आप जैसे जैसे टॉपिक को एमसीक्यू देते जाओ, उससे हमारा टॉपिक ज्यादा अच्छे से याद होगा, वो चीज है। तो रणनीति भाई साहब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है आप लोग। आप चाय का शेड्यूल बताने के लिए कितना आगे बढ़े थे, सर हमारा चाय का टाइम हो गया, तो दिक्कत है। दिक्कत है, आपको थोड़ा अपनी कमियां और अपनी स्ट्रेंथ को जानना होगा। फिर सर हमें तो समझ में नहीं आया सर, क्या करें सर? फिर देखो, और आप ना क्यों बोलते हो किसी भी चीज के लिए? हम्म। आप अभी बोले हो याद होते ही नहीं है, तो फिर कहां से होंगे? देखो, आप ये चीजें एप्लीकेबल है, आप 5 10 मिनट ऊपर नीचे इसमें भी कर सकते हो, लेकिन ये चीजें आराम से हो सकती हैं। लेकिन कब? जब आपका माइंड स्थिर हो, आप शांति से पढ़ रहे हो, तो उस समय पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में बैठे हैं सर, अरे भाई साहब लाइब्रेरी के नज़ारे मैंने यहाँ रहते हुए देखे हैं, बैठे हैं, तो मतलब मेरे को भी पता बैठे हैं। आपको बैठना नहीं है, वहां कर क्या रहे हो वो मैटर करेगा वहां पर। वहां ठंडी एसी के चक्कर में बैठते हो आप लोग, सर्दियों के टाइम में देखना आधे तो रूम में बैठ रहेंगे।
सर इतने बजे से इतने बजे तक लाइब्रेरी में बैठते हैं, शब्दों में बहुत स्पष्टताएं हैं, लेकिन वहां कर क्या रहे हो किसी ने मुझे ये नहीं बताया सर मैं ऐसे कर रहा हूं। तो फिर दिक्कत ही है ना भाई, आपकी अगर शेड्यूल नहीं है, दिनचर्या नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। तो फिर पहले से निर्धारित क्यों कर रहे हो कि याद है या याद होते ही नहीं है? जैसे इनका सेंटेंस था सर याद ही नहीं होते, अब आपने कैसे निर्धारित किया? 45, 55, सॉरी 55, 45, 45। नहीं नहीं, ये मिनिमम कहाँ है? ये पूरा कंप्लीट है। ये कंप्लीट दिया ना मैंने, तो एडिशनल मैंने एक्स्ट्रा दिया जिसकी आवश्यकता रह सकती है, मान के चलिए चलो कोई नहीं, तो 30 के बाद 15 और दिए मैंने। हाँ साइंस है, स्टैक कितने 50 बनने पड़ते होंगे डेली? बेटा मैं समझता हूँ कौन से के सब्जेक्ट में कितना है, तो हम लोग ये जो इधर उधर बातें कर रहे हो ना कि सर हमें ऐसे टाइम नहीं मिलता किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ आपकी रणनीति में कमी है। बाकी आप किसी को ब्लेम कर रहे हो वो बाद की बात है। वो कब अच्छा लगता है कि जब आप पहले से अपना आप को तैयार रखते हो। तो आप पहले से ब्रेक हो तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हो? रणनीति आपको स्पष्ट रखनी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कोई भी बड़ी चीज हो छोटी हो, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपका माइंडसेट तो ऐसा है कि कल को कोई बाहर से आके बोल देना कि यार इसके लिए ये ठीक नहीं, आप छोड़ के बैठ जाओगे। ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपका माइंडसेट ऐसा है, कल को आपको कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आदमी एक दिन के लिए आपको जो रोजाना बोल रहा है उसकी बातें नहीं घुसेगी, लेकिन तीसरा आदमी बोला और तुरंत आप माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इतना विचलित हो आप, मतलब आप अपने टारगेट के प्रति फोकस नहीं हो। विचलित कब होते हैं इंसान? जब आदमी अस्थिर होता है, तभी तो कोई भी इंसान जिस रास्ते में बोले उधर घूम जाता है। देखो ये सामान्य सी चीज है, बेसिक सी चीज है, ये आपको समझनी होगी। ये समझोगे तो आपका काम होगा बेहतर। देखो मुझे ये नहीं सुनना है कि भाई आप लाइब्रेरी में कब बैठते हो, चाय का शेड्यूल क्या है, ये मुझे नहीं चाहिए। आपके लिए एमसीक्यू का मैंने कहा है, उस पर काम चल रहा है। आपको एमसीक्यू के लिए मैं आपको बढ़िया से बढ़िया जितना नई नई चीजें भी होगी वो एमसीक्यू में प्रोवाइड करवा लेंगे। कोई टॉपिक छूट गया होगा, कोई पॉइंट छूट गया, वो एमसीक्यू में डाल के फिर उसके थ्रू आपके नोट्स में ऐड करवा देंगे। लेकिन आपका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं है, आपको पता नहीं है कि 3 महीने के लिए कितना स्ट्रांग माइंड सेट चाहिए। ये बड़ा डिसीजन होता है कि जब आप सोच लेते हो कि मेरे 2 फरवरी को एग्जाम है और मुझे उसको क्लियर करना है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं है। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तब तक बहुत मुश्किल है। जितना अपन आरएस बैच को इजीली ले रहे हैं ना, उतना है नहीं। लेकिन होगा कब? जो हम बता रहे हैं उसकी रणनीति आपको तय करनी है। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछो। ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसके लिए आपको मना कर दिया, कभी नहीं बताएंगे आपको। आप नहीं कह सकते क्लास के दौरान हम छोटी से छोटी बारीक, मतलब बिल्कुल बेसिक शब्द का भी आपने पूछा, डाटा नहीं उसमें, आपको रुक के बताएगा हाँ बताइए। नहीं सुनाई दिया तो ध्यान से सुन के उसको सॉल्यूशन किया, तो इसका मतलब क्या है? इस जगह से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्रॉब्लम आपकी रणनीति में आ रही है। कुछ चीजें जो समय, जैसे इकोनॉमी वाला सेक्शन है तो टाइम लगता है, तो वहां सीधा उड़ के मत जाओ कि नहीं ये भी मेरा पॉलिटी जैसा होना चाहिए, या इकोनॉमी सॉरी ज्योग्राफी जैसा, या हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। नहीं होगा। ये ट्रिकी सब्जेक्ट है, जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा, और जिस दिन गया उस दिन बाहर नहीं निकलेगा। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। तो थोड़ा अपना अपना आप को चेक करो कि मेरी दिनचर्या में टाइम वेस्टेज कहाँ पर हो रहे हैं, क्या किस सब्जेक्ट के लिए मैं कोई रणनीति पर रूप से कर रहा हूँ, या सीधा सीधा मुंह उठा के जा रहा हूँ। क्या किसी सब्जेक्ट में मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। किसी में थोड़ा कम लग रहा है तो क्या मैं कम कर रहा हूँ, ताकि मैं किसी में जरूरत है उसमें ऐड कर सकूँ। देखो आपको समय को घुमाना है भाई, पैसों से पैसे कमाए कैसे जा रहे हैं, तो समय को आप लोग जहाँ रिक्वायरमेंट कम है उसको कम करके उसका जो कम समय बचाया था उसके समय को आप जहाँ आवश्यकता है वहां बढ़ा दो, तो उसी सेम समय में ये सारा चीज हो जाए। आप मान के चलिए 1-1 घंटे भी यहाँ ऐड करते हो ना, 1 2 3 4 5, तो भी बहुत समय होता है। आप 11 बजे कहते हो, सुबह कितने बजे उठते हो? फिर कितने बजे? अरे इसको क्या पूछ रहे हो, ये तो खुद सोते रहते हैं 7 बजे तक। सुबह कितने बजे? अरे मुझे बताओ, पता भी नहीं है क्या? तुम लोग घड़ी नहीं देखते हो क्या? अब देखो इसमें भी कंफ्यूज हो आप लोग। एक दिन या कभी कभी। तो अब एक चीज बताओ, कोई इंसान 11 बजे सो के 4 बजे उठ रहा है,
इसके पास कितना समय आपको पता ही नहीं है, इसके पास इतना सारा समय है। ये जो जैसा चाहे वैसा हो सकता है। ये 5 घंटे छोड़ो, यहाँ से 8 घंटे भी निकल जाएंगे। आप क्या करते हो, भंडारों की तरह बैठे रहते हो। आप कभी ग्रुप डिस्कशन किया? मैंने कितनी बार आपको कहा है कि भाई आप टॉपिक डिस्कस करो, जो समझ में नहीं आए एक दूसरे से डिस्कस करो। पहले से क्या मनी को आओ जन बतला, डिस्कस क्या करेंगे? किसी को इच्छा भी होगी तो मर जाएगी कि भाई किसी को पता ही नहीं है तो आप डिस्कस कहाँ से करो। नहीं, नोट्स देखो, नोट्स में कुछ लैंग्वेज है वो आपकी मैच करेगी। सब कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। कुछ टिपिकल लैंग्वेज हार्ड होगी तो आप उसको स्टार मारो और तुरंत पूछो मुझे कि सर थोड़ा वापस बता दो, हम बताएंगे। अरे भाई जो समझ में आ रहा है वो तैयार है क्या? वो भी नहीं तैयार है। दिक्कत यहाँ है। तो पहले आप घटा लो अपना कंटेंट, मतलब जो तैयार है उसको बार बार पढ़ के तैयार कर लो। जो बच रहा है वो नहीं तैयार है, वो हमारे द्वारा रिवीजन में कवर हो जाएगा, एमसीक्यू से हो जाएगा। लिमिटेड कंटेंट दे रहे हैं हम लोग और अच्छा भी दे रहे हैं, कैसा नहीं कि आपको इधर उधर का कुछ दे रहे हैं। आपके एग्जाम में भरपूर सवाल मिलेंगे आपको, इक्का दुक्का नहीं, भरपूर सवाल मिलेंगे आपको। तो सोच के देखो, एक आप बनी बनाई चीजें आपको बनी बनाई खिचड़ी दे रहे हैं और एक बना के आपको खिचड़ी दे रहे हैं, तो उस टेस्ट में रात दिन का फर्क आएगा आपका। तो एक आपको बोले ना आप तैयार करो कंटेंट को, तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो दिखती बात, आप कर पाओगे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। तो भाई हम सब आपको तैयार करके दे रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है ओनली। अब तो मैंने नोट्स बनाने वाला वही ब्रेक कर दिया आपका पूरा, कि भाई वो समय लग रहा था एक्स्ट्रा, तो समय कम है तो कोई नहीं, उसको अवॉइड करते हैं और अपन नोट्स के रूप में सब कुछ पहले प्रिंट दे रहे हैं आपको। देखो मैक्सिममली हम लोग आपको पहले प्रिंट दे रहे हैं। तो देखो अब आपको अपनी रणनीति, अपनी कमियां पहले चेक करना, फिर मुझे वापस पूछना कि सर अब हमें करना क्या है। क्योंकि देखो सब इंसान की अलग एक स्ट्रेटेजी होती है, तो वो अपना क्लियर करना। जिसको लगे कि सर मेरे को तो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो 2 दिन है आपके पास, आराम से देखो समझो, फिर लगे कि सर मामला बैठ ही नहीं रहा है, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, सबके लिए अलग अलग बता दूंगा। चलिए, अब ये तो हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हो गया। अब एनएससी आ जाइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। 2 बड़े थे आपके द्वितीयक बाजार में क्षेत्र, तो 2, एक एनएससी हो गया, एक बीएससी हो गया। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में। कोई कमेटी थी? तो फेरवानी कमेटी थी। इसने सिफारिश की कि भाई हमारा एनएसए भी होना चाहिए। तो एनएससी में देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और नेशनल एक्सचेंज टर्नओवर और बाजार पूंजी के आधार पर भारत का सबसे बड़ा। क्या फर्क है दोनों में? वहां देखो आप, प्रथम है तो उसकी लैंग्वेज क्या थी, तुलना करो याद करने के लिए। देखो एक्सचेंज और टर्नओवर एवं बाजार पूंजी। अब देखो यहाँ पर, ये देखो चीज को आप अलग करनी होगी। देखो इसमें आपका था, कहाँ गया वो? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, मिल गया। ये जो अपना है टर्नओवर भी है इसमें और बाजार की पूंजी भी। बाजार की पूंजी कैसे निकालते हैं? शेयर की कीमत और कितने शेयर, दोनों को गुणा करते हैं, तो बाजार की कीमत। उसकी तुलना में ये क्या है? सबसे, मतलब वो दूसरे नंबर पर है तो ये पहले नंबर पर है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में संस्था का निवेश अधिक निवेश करते हैं। वहां पर तो क्या है कि रेगुलर जो निवेशक होते हैं, देखो निवेशों की दृष्टि से पहले स्थान है उसका, भाई दोनों की तुलना में ज्यादा निवेशक वहां घूमते हैं, रेगुलर निवेशक वहां पर है प्रॉपर। और यहाँ पर देखेंगे संस्थान वाले, बड़ी बड़ी संस्थागत जो निवेशक है वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा शेयर और लंबी होल्डिंग रखते हैं शेयर की, वो है आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। ये सारे आंकड़े हैं, ये याद करने, कोई समझने का कुछ भी नहीं है इसमें। अब नेशनल एक्सचेंज, इसके भी तो सूचकांक है भाई, उसके 4 थे, उस चारों को अच्छे से याद रखना है कि भाई किस सूचकांक को कौन जारी करते हैं। अब इसमें देखो निफ्टी, वहां सेंसेक्स है, देखो दोनों अलग कंपनियां हैं। सेंसेक्स है जो बीएससी जारी करता है और एनएससी है जो कि निफ्टी। क्या है ये? निफ्टी इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है, उसका कौन सा है? सेंसेक्स। देखो बीएससी का प्रमुख सूचकांक कौन सा है और इसका निफ्टी किसका है?
एनएससी का प्रमुख सूचकांक, मतलब जो ओवरऑल बेस बनाया गया है। अच्छा, प्रमुख मुख्य रूप से है सारे, लेकिन मुख्य रूप से किसको वरीयता दी गई है, वो निफ्टी को। और निफ्टी में अगर सूचीबद्ध बात करें तो 50 बड़ी कंपनियां के शेयर कीमतों औसत उतार चढ़ाव, बात वही है, वहां 30 था, यहाँ है 50। तो आपको बस सवाल इतना ही पूछेगा, 50 बड़ी कंपनियों का निवेश का जो उतार चढ़ाव है वो किस कैटेगरी में आता है, निफ्टी में। और निफ्टी किसके अंतर्गत आता है, एनएस। ओके, चलिए लो, जूनियर निफ्टी भी आ गई हमारी। तो जूनियर निफ्टी क्या है, नेशनल स्टॉक है ये भी। दूसरा ये देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा सूचकांक है। ये देखो 2 लाइनें की गई है पीपीटी की वजह से, वह एक्चुअल में एक ही लाइन है ये, मतलब एनएससी का दूसरा सूचकांक है ये दोनों लाइनें एक साथ ही है पूरी, ये कंप्लीट फॉर्म में यहाँ कंप्लीट होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जूनियर निफ्टी है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा सूचकांक है। पहला कौन सा है, निफ्टी। ओके, जूनियर निफ्टी में भी देखें तो 50 से 100 के बीच में 50 बड़ी कंपनियों के शेयर, जिसमें 51 से 100 कंपनी, मतलब उसने पहले 50 को तो वहां रख दिया, 50 से अधिक है जो कि 100 तक है, इसमें भी 50, लेकिन उसने उस 50 के लिए कह दिया कि ये जो टॉप 50 है उसको, अब उस 50 के बाद टॉप 50, मतलब 50 51 से रैंक शुरू होती है और 100 तक जो होती है वो 50 इसमें काउंट करेंगे। पहले 1 से 50, मतलब पहली रैंक से 50 रैंक तो आपके किस में हो गई, निफ्टी में, ठीक है। और बाकी है जो कि 51 से 100 हो गई हमारे जूनियर निफ्टी में, ठीक है ना। चलिए, अब बैंक निफ्टी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का सूचकांक है। कौन जारी करता है, एनएससी। एनएससी तो जारी कर रहा है, उसी के तो सूचकांक पढ़ रहे हैं, जूनियर निफ्टी हो या इसकी बात करें तो बैंक निफ्टी है इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 12 बड़े बैंकों के शेयर की कीमतों का औसत उतार चढ़ाव। 12 बड़े बैंक का ध्यान रखना वहां पर, समझ रहे हो ना। तो दोनों को तुलना करने के पढ़ना बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि भाई उसका इतना है तो इसका इतना है, दो ही है, सबसे बड़ी बात है दोनों में से एक आपको याद अच्छे से होगा, दूसरा डिफरेंस से याद हो जाएगा। अन्य और द्वितीयक बाजार हैं, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर स्टॉक एक्सचेंज भी है, मतलब एनएससी और बीएससी के अलावा कुछ क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर काम करते हैं, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो भारत में अभी क्या वर्तमान में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ये द्वितीयक बाजार की कैटेगरी में। कल को आपको पूछ ले प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार की कैटेगरी में डिफरेंस पूछेगा तो आपको ये बताना होगा कि हाँ भाई है जरूर, लेकिन इतना प्रचलित स्तर पर या इतना पॉपुलर नहीं है। अब देखो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, समझ रहे हो ना, ये अलग है, ध्यान रखना। ये भी द्वितीय बाजार की कैटेगरी में, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, न्यूयॉर्क के परिप्रेक्ष्य में। भाई आपके मुख्य तो 2 ही हैं, एनएससी और बीएससी, ये एक्स्ट्रा लोकल स्तर के हैं, और एक ये विदेशी स्तर का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है यह, और न्यूयॉर्क एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक डाउ जोन्स है। जिस प्रकार यहाँ निफ्टी है, यहाँ पर सेंसेक्स है बीएससी का, उसी प्रकार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, डाउ जोन्स। चलिए ठीक है, और न्यूयॉर्क इसके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 20% शेयर है, मतलब कहीं ना कहीं एनएससी के 20% शेयर इसमें इन्वेस्टमेंट। भाई एक संस्था ने दूसरी संस्था में भी इन्वेस्ट कर रखा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, ट्रस्टेबल है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा, भारत के कौन कौन से हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, नोस्डेक शॉर्ट फॉर्म में NASDAQ है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। इतना आपको जाने की जरूरत नहीं, नोस्डेक थोड़ा सा आइडिया रखना है, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके बारे में बात करें कि ये कहां पर है, एक न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन अन्य है, मतलब न्यूयॉर्क में स्थान है, जिस प्रकार भारत में जो कलकत्ता और जयपुर है वो अनियमित है, मुख्य में एनएससी बीएससी हो गया और कलकत्ता जयपुर अन्य में आ गया, उसी प्रकार न्यूयॉर्क में भी हो गया आपका मेन। तो उसके बाद ये है जो कि न्यूयॉर्क में एक क्षेत्रीय स्तर का, आप लोग इसको कह सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें है जो कि अधिकतर आईटी कंपनियां
जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, वो सारे इसमें इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर। और इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी या भारत की पहली आईटी कंपनी थी जो जो आपके नॉस्डैक में सूचीबद्ध थी। तो ये ध्यान रखो, भारत की कंपनी की वजह से ये वैल्यू बढ़ गई। देखो ये आंकड़े हैं, इसको पढ़ोगे, इसमें कोई वो गुरु ज्ञान वाली या मेरे को थ्योरी बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो ये क्या है, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ये भी एक विदेशी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए है कहां पर। छोटे छोटे दो दो लाइन है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1602 में, और विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ये इतिहास में थोड़ा सा जा रहे हो, इतना पढ़ रहे हैं तो। और सबसे पुराना विश्व का, और ये कहां पर है? नीदरलैंड में खोला गया। समझाने का तो कुछ नहीं है ना, याद करने की चीज। कुछ चीजें आपको बार बार पढ़ने से और रिटर्न में, क्या आप रफ कॉपी में लिख लिख के याद करने की कोशिश करते हो? लिख एल। अब तुम लोगों का मैंने लिखने का टाइम बचा लिया, अब आप लोगों को रफ कॉपी में लिखने के लिए टाइम कैसे लग रहा भैया? अरे बहना, आपको ये सोचना है कि जब आप कोई भी चीज को रिकॉल कर रहे हो तो उसका कच्चा लिखो, उसमें लिखना नहीं होता, वो सोचना और लिखना साथ चलता है। कहां कहां से आते हो आप लोग? इतने नए नए सर, 4 बजे का चाय का शेड्यूल है, मतलब टॉपिक का तो बिल्कुल नहीं है सर, हमारा चाय का शेड्यूल है 4 बजे, और ऊपर से एक सर लिखने में समय जाता है। अरे भाइया, तुम लोगों के लिए लिखने का पूरा कारोबार हम लोगों ने संभाल लिया है, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। देखो, आप पहले रीड करो, फिर उसको मेंटली एक तरीके से रिकॉल कर रो, फिर उसको कच्चा लिखने की कोशिश करो, समय नहीं लगता उसमें। फिर 1 घंटे कर क्या रहे हो? देखो, वहां पर मंत्र नहीं पढ़ने होते हैं कि भाई आप आराम से बैठे और मंत्र पढ़ रहे हो। देखो, आप धीरे धीरे आप सब आप बता रहे हो कि आपकी कमियां है कहां पर, वरना मैं तो सोच रहा हूँ बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे होंगे। तुम्हारे तो शेड्यूल के लिखने में टाइम खराब हो रहा है। अभी आपने कहा ना, लिखने में 2-2 बार लिखना पड़ता है, तो वो लिखना, वो लिखे तो याद करोगे ना। अरे ऐसे नहीं लिखना होता, लिख के याद करने का मतलब है कोई टिपिकल पॉइंट लगा, उसको रिकॉल करो, थोड़ा लिखने की कोशिश करो, उसको शब्दों में बोलो। देखो, आप जितना थोड़ा बोल के लिखने की कोशिश करोगे ना, दिमाग में 2 बार रिपीटेशन होता है। कोई नहीं, समय लगेगा, हो जाएगा। चलिए, अब द्वितीयक बाजार के निवेशक भी देख लो, कौन कौन निवेशक करता है। इसमें देखो, एक वास्तविक निवेशक होते हैं, एक सट्टेबाज निवेशक होते हैं। आप में से आप वास्तविक की कैटेगरी में तो हो नहीं वर्तमान में, तो मतलब कहीं ना कहीं सट्टेबाजी, मतलब आप लोग इनडायरेक्ट चल रहे हो, अभी शेड्यूल नहीं है आपके पास। कैसे? देखो, पहले वास्तविक को देख लेते हैं। देखो, वास्तविक निवेशकों के द्वारा लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है तथा वास्तविक निवेशक कंपनी में लाभांश प्राप्त करते हैं। आप क्या करते हो? लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करते हो। आप क्या करते? थोड़ा पढ़ के और इधर तो घूमना शुरू हो गए, सर हमें याद नहीं हुआ। दूसरों को जाके ये बोलेंगे मुझे याद ही नहीं हो रहा है। अरे 2 लाइनें तो याद हुई होगी, वही बता दो किसी को, तो आपका रिवीजन और सामने वाले का रिवीजन स्टार्ट नहीं, पहली बार पढ़ लेगा वो भी। तुम लोग एक दूसरे से कंपटीशन की भावना रखो, लेकिन टॉपिक तैयार करते हुए रखो, बजाय आप लोग बस सब आनंद फानंद में भटक रहे हो। इसका मतलब बहुत कमियां हैं अभी आप लोगों में। तो जितना जल्दी हो सके खुद का ऑब्जर्वेशन कर लो, थोड़ा बहुत बचा कुछ है हम लोग आपको बता देंगे। ऐसे नहीं होगा भाई, जितना मैंने आसानी से आपको चीजें बताई, आप अप्लाई नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। तो आज ही अपने आप को चेक करना, तुम लोग कर क्या रहे हो एक्चुअल में। देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि किसी से भक्षण नहीं करना है आपको, ना किसी से बिना मतलब की बात करनी है। 3 महीने हैं ऐसा मान के चलिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप सबसे ज्यादा भक्षण इधर उधर की बातों में लगा लेते हो। तो ऐसा ही करने मिला, फिर घड़ी नहीं देखते हो कितने मिनट ऐसा ही करनी है ना, वो शेड्यूल में होता है आपके, तो फिर क्या मतलब। देखो, अभी स्पष्टता नहीं आपके शेड्यूल में, वो जरूर था भाई। ये कह रहा है भाई चलो वास्तविक वो होता है कि भाई रेगुलर कर रहा है, लेकिन सट्टेबाज कौन है? फायदे हुई तो पढ़ रहे हो, नहीं जन बैठ रहे हो। मतलब उतार चढ़ाव की स्थिति है, आपका फायदा होता दिखा तो इन्वेस्ट कर लिया, नहीं तो वहां हमारे को नहीं करो। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट वाला, कंपनी को फायदा नहीं होता इनसे।
भाई रेगुलर होता है तो उतार चढ़ाव में कंपनी को रेगुलर, एक कोई बोलते हैं ना अकाउंट में पैसा रहता है तो बैंक वालों को फायदा होता है, आपको पता है। आपके अकाउंट में अगर 30,000 है रोजाना रखते हैं तो क्या बैंक वालों को फायदा होता है, भले आपको कम हो लेकिन बैंक वालों को होता है। इसलिए उन्होंने सट्टेबाज नाम दे दिया, जो सिर्फ फायदे के समय दौड़ के आ जाते हैं। अब देखो सट्टेबाज निवेश में भी दो भी है, अच्छे से याद करना, तेजड़िया और मंदड़िया, मतलब बुल और बियर वाली। तो जब शेयर बाजार को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बुल तेजी की स्थिति में, देखो इसको समझना होगा। क्या हुआ? तो आप क्या चाहते हो, आपके सिंबल हो? हाँ, ये वही है, बुल और बियर वाली स्थिति है बिजनेस का। बुल की स्थिति वो होती है जहां पर भाव तेज होते हैं, उस समय सब लोग भागते हैं क्या, खरीदने के लिए। जब लगे कि भाई यहाँ पर मंदी चल रही है तो वो तुरंत वापस खींच देते हैं, अपना अमाउंट होता है वो निकाल लेते हैं कि भाई मंदी है, पैसा डूबेगा, वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तेजी और मंदी की बात कर रहा है। तेजी मतलब अच्छा खासा भाव अच्छे होते हैं, और मंदी मतलब पैसों की डाउन हो जाती है, मतलब भाव गिर जाते हैं। अब ट्रेडिंग आ गया आपका फेवरेट टॉपिक, सब पैसे कमा रहे होंगे रात दिन, टाइम वो तो शेड्यूल में होगा ही होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग दो प्रकार से की जाती है। क्या हुआ? कोई सब होता है उसमें। अच्छा, आप धातु मान के क्या दिक्कत है? हाँ, आप सही पढ़ना जरूरी है, बाकी मान क्या रहे हो वो आपके विचार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, जिस समय सौदा किया जाता है उस समय उस सौदे को पूरा भी कर लिया जाता है। मतलब इसमें ट्रेडिंग T+2 डे का नियम, मतलब इधर सौदा किया उधर इसको कंप्लीट किया। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? कहाँ दिक्कत है, वरना आप जाते आप गूगल पर जाओगे, सर ने आज ट्रेडिंग बताई चीजें। देखो इसमें ऐसा चलता है कि भाई जैसे दो कैटेगरी इसने बना दी, एक फ्यूचर ट्रेडिंग बना दी और एक आपकी वर्तमान की स्पॉट। ऑन द स्पॉट शब्द होता है ना, ऑन द स्पॉट कहता है ना हाथों हाथ, ये हाथों हाथ वाला वर्ड, मतलब स्पॉट का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जब आपने एक सौदा किया ट्रेडिंग के लिए, एक अमाउंट लगाया, फिर ट्रेडिंग में क्या होता है, एक अमाउंट निर्धारित होता है कि भाई आप फलाना 100 रुपये लगाइए, तो फिर आप उसकी ट्रेडिंग करते हो, पहले आपको अमाउंट लगाना होगा, तो आप वो जो ट्रेडिंग है उसी टाइम में क्लोज करते हो, मतलब कंप्लीट कर देते हो सेम दिन में। क्या हुआ? जो मान लो आपने 100 रुपये लगे हैं और उसका यूटिलाइजेशन आपका उसका उपयोग है वो आपने उसी तत्काल ऑन द स्पॉट कर लिया, इधर काम शुरू किया और उधर। आपके जैसे नहीं है कि अब पढ़ लिया ठीक है, उसका कल भी चल रहा है परसों भी चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भविष्य की बातें कर रहे हो, लेकिन ये वर्तमान की बात करते हैं। ऑन स्पॉट पर आपने जो पैसा लगाया है और वही आप लोगों ने क्या कर दिया, उसका इस्तेमाल कर लिया। जो प्रॉफिट में हुआ लॉस हुआ वो कोई नहीं, लेकिन आपने वो कार्य कंप्लीट, सिंपल सा रखो, जो कार्य आपने आज शुरू किया और आज ही पूरा कर लिया वो हो गया स्पॉट वाला, बस। दूसरा फ्यूचर वाला, ये भविष्य के हिसाब से सौदे करते हैं, मतलब सौदे को एक निश्चित कीमत या निश्चित समय के लिए पूरा किया जाता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन विकल्प दिया जाता है। आपको पहले कहेगा भाई आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो या फ्यूचर का ही, फ्यूचर की प्लानिंग या फ्यूचर एक तरीके से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। स्पॉट का तो आपको हाथों हाथ को आपको काम करना होगा, और फ्यूचर में आपको एक अमाउंट तय कर लेते हो, सौदा कर लेते हो कि भाई मैं इस समय इस ईयर में इस पर ट्रेडिंग करूंगा। तो उसने कहा भाई ठीक है, तो अमाउंट आपका जमा होगा, आपके पैसे दोनों ही कंडीशन में जमा होंगे, एक भविष्य के हिसाब से एक वर्तमान के हिसाब से। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें क्या होता है, इसमें इसके तहत खरीदार को एक विकल्प दिया जाता है कि वो अपने सौदे को रद्द भी कर सकता है, परंतु सौदे को रद्द करने पर सौदे के लिए दी गई टोकन राशि को वापस नहीं। समझ गए? इसलिए जंजाल है ये, मतलब सिंपल सी भाषा में क्या होना, जानकारी नहीं होना तो हर चीज जंजाल और मुसीबत है। लेकिन कोशिश करो आप अपने इस स्टेज में, इस एज में ये चीजें कभी कोशिश मत करना, फालतू के लफड़ों में पड़ोगे, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है। शुरुआत में 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, लालच आएगा 150 की जगह फिर वो आपके 500 रुपए जाएंगे वहां से, ये लालच होता है। देखो किसी भी निवेशक जहां पर अगर आपको लगे बिना मेहनत की चीजें ज्यादा आ रही है तो समझ लो वहां पर कुछ फ्रॉड होने वाला है। तो कोशिश करो जितना हाथ से हो उतना ही कमाओ उतना ही खाओ, बजाय आपको वो लूट लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कितने केस देखते हो ट्रेडिंग के चक्कर में,
लाखों लाखों लोग एक तरीके से कर्जे में आ गए। तो यही वो ट्रेडिंग है ऐप, दुनिया भर के, आपको गूगल पर जाना है ट्रेडिंग ऐप, और उसके रिव्यू पता नहीं अच्छे कहाँ से आते हैं, वो खरीदे हुए रिव्यू होते हैं। जो आप गूगल पर देखते हो ना, ये खरीदे रिव्यू, आपको ऐसा लगता है अच्छा 5 में से 4.5 रेटिंग मिली है, मतलब इसमें पैसा खूब सारा है। वो कुछ चीजें तक सीमित है, बाकी कुछ नहीं होता है वो। तो इसलिए जितना हो सके हाथ से कमाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, बैठे रहो। लेकिन ऐसे में आप पैसा लुटाओगे तो वो कोई काम का नहीं है। कि कमाओ तो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन कमा के घुमा रहे हो वो ठीक नहीं है। अब शॉर्ट सेलिंग छोटी सी टर्म में, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के पास प्रारंभ में कोई शेयर नहीं होता है, तो इसके लिए व्यक्ति को ब्रोकर से शेयर उधार लेते हो, भाई आपके पास है ही नहीं, उधार लेते हो, और उधार लिए गए शेयर को शेयर बाजार में बेच देते हो। कैसे? देखो, जिससे शेयर बाजार गिरने लगता है, अतः शेयर गिरने पर पुनः शेयर खरीद लेते हैं और ब्रोकर को उधार दिए गए शेयर को पुनः वापस लौटा देते हैं। वही बात है ना, किसी के पास गया थोड़ा पैसा उधार दोगे, 5 दे, लेकिन वो पैसा नहीं मांगने जाता, वो शेयर मांगने के, अच्छा तेरे पास शेयर है तो ऐसा कर मुझे दे दे, मैं वहां इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उस प्रॉफिट का जितना होगा मैं वो तेरे को भी दे दूंगा और अपने पास भी रख लूंगा। तो उस कंडीशन में वो तुरंत लिया और दे दिया। फिर जैसे ही मंदी की स्थिति आई, मतलब शेयर बाजार गिरने लगता है, भाई काफी बार सेंसेक्स निफ्टी सब गिर रही है, तो उस समय वो क्या करते हैं, वापस खरीद लेते हैं और उसको वापस दे देते हैं कि भाई तेरे 100 रुपए से लिया मैंने, ये ले 100 रुपए वाली तेरी चीज वापस, और मैंने 50 रुपये प्रॉफिट, ये मेरे 50 रुपए, उसमें से 5-10 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे देता है कि भाई चलो तूने मुझे दिया है तो मैं भी दे देता हूँ। लेकिन ये रिस्की होता है, मैं फिर कह रहा हूँ ये रिस्की हो रहा है, जितना मैं इजीली आपको बोल रहा हूँ ना, इतना इजी है ही नहीं। जैसे ऐप में जाओगे, फील्ड में काम करने जाओगे, वही बात है ना, बातें करना और फील्ड में काम करना बहुत फर्क होता है। यहाँ सिर्फ समझने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ। किसी को डाउट है? हाँ क्या हुआ? डाउट है तो बताओ तो सही कि भाई हाँ ये डाउट है। किस किस को समझ में आया? हाथ खड़े करो तो। हाँ गायत्री बताओ, क्या है ये? हाथ नीचे कर दो। देखो, फिर आपके जीटी जीके से सेटिस्फाई नहीं होना खतरनाक होता है, आपको पता है। जहाँ मौके दे रहे हो फिर सेटिस्फाई नहीं हो, उसका क्या करें? अरे तो मैंने कब पूरा मांगा, मैं तो 25% मांगता हूँ 100 में से, सबसे ज्यादा छूट देता हूँ मैं वापस देने के मामले में। अब बताओ। अरे भैया सामने लिखा हुआ है, किस बात के लिए कंफ्यूज हो कि भाई आपके पास शुरुआत में पैसे नहीं थे, आपको लगा कि भाई मुझे पैसे लेके कहीं सही जगह लगाने, कहीं फायदा हो रहा है, तो आप अपने दोस्त के पास गए कि भाई मेरे को पैसे दे, मैं तेरे को कल या परसों 2 दिन में वापस दूं, तो दोस्त ने आपको पैसे दिए कि भाई मुझे लौटा देना, तो आपने कहीं जगह फायदा हो रहा है वहां लगाया, तो जब फायदा हो रहा था तब आपको लगा कि हाँ 1-2 दिन में इतना फायदा होगा, फिर पता चला कि उसमें रूल्स में कोई भी शेयर का गिरना बढ़ना शुरू हुआ, तो आपने वो वही चीज वापस खरीद ली, उससे उसको चीज वापस ले दी, और जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपके पास है। इतना ही तो है। आप इस लैंग्वेज में क्यों जाते हो? मैं आपकी लैंग्वेज क्यों बदल रहा हूँ बार बार? मैं अपनी भाषा में क्यों लेके आ रहा हूँ? ताकि वो याद रहे आपको। ये शेयर की बात कर रहे हैं, पैसा की एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आपको जब जरूरत होती है तो लेके आते हो, कई जगह लगाते हो, यहाँ शेयर की बात हो रही, वो उसका प्रॉफिट है। हाँ मतलब उसने वापिस है जो 100 का है, भाई देखो मान के चलिए कि भाई मेरे पास नहीं थे, तो मैं देखो मैं हूं ए, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं गया बी के पास जिसके पास शेयर था, तो मैंने बी से शेयर लिया, तो बी ने मेरे को शेयर दे दिया, ठीक है। अब मैंने शेयर क्या है कि मार्केट में लगाए, तो मार्केट में लगाए तो क्या हो गया कि भाई अच्छा देखो मार्केट में कब लगाएंगे, जब आपको लगेगा प्रॉफिट वाली स्थिति है। तो मान लो कि जो शेयर इसने दिया मुझे 100 रुपए वाला दिया, ठीक है, अब मेरे पास इसके 100 रुपए उधार हो गए। अब आप लोगों ने जहाँ इन्वेस्ट किया शेयर में, और आपको मान के चलिए 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो अब आपको लगा टोटल मेरे 150 हो गए, और ऑटोमेटिक मान के चलिए जिस समय शेयर गिरेंगे तो शेयर के भाव जो 100 थे हो सकता है 80 पर आ गए, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, या हो सकता है 110 भी हो सकता है। तो वो भाव गिरे और तुरंत ये शेयर इसने वापिस 80 रुपए में खरीद लिए, 100 वाले 80 रुपए में खरीदे, तो उसको जाके दे दिया भाई ले ये तेरे 100 रुपए, और 80 और 20 ये हो गए इसके, और 50 ये इसके 70 रुपए प्रॉफिट हो गए। समझ में आया? ब्याज से पैसा कमाने वाली स्कीम है ये, मूल का मूल और ब्याज का ब्याज। अरे थपोड़ा आदमी हुनियोड़ा नाम
अब आपको ये क्यों सोच रहा है कि खुद ही लगा? अरे भाई कोई दे रहा है, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन बता रहा है, वो करे नहीं करे आपको क्या दिक्कत है? आपको ये दिक्कत है कि वो खुद क्यों नहीं लगाया? अरे जिसने लगाया आपको तो वो सीखना है ना, तभी तो कहेगा वो शॉर्ट सेलिंग। भाई वो खुद लगाएगा तो शॉर्ट सेलिंग कैसे होगा? भाई जब वो खुद से ही लगाना है तो फिर शॉर्ट सेलिंग की डेफिनेशन क्या कह रहे कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब आपको तीसरे पक्ष का इस्तेमाल करना हो, तीसरे पक्ष की चीज यूज करनी, उस समय शॉर्ट सेलिंग होगी ना। भाई खुद कर लेगा तो शॉर्ट सेलिंग कैसे फिर? वो देखो सारा करना पड़ेगा आपको, डिबेट अकाउंट जाना पड़ेगा। अब देखो ऑर्बिट्रेज, ऑर्बिट्रेज देख लेते हैं। इस प्रक्रिया के तहत एक ही कंपनी के शेयर अलग अलग शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो साफ साफ कह दिया, ऑर्बिट्रेज मतलब और भी शेयर मार्केट। ऑर्बिट्रेज का मतलब यहां पर क्या हुआ भाई? देखो जब दिमाग काम करना बंद करना है ना, तो लाइन को याद कर लो। जब लगे कि नहीं नहीं मेरा समझ तक नहीं मामला बैठ रहा है, तो एज इट इज लाइन को उठा लो। देखो सब जगह आप समझ डालोगे तो मामला गड़बड़ है। काफी ऐसे फैक्ट्स होते हैं जहाँ रटने होते हैं। जब समझ काम नहीं करे तो फिर पीछे क्या होता है? रटना। लेकिन कब? जब समझ काम नहीं करे तो फिर क्या करोगे? एक ही कंपनी के जो शेयर हैं आप अलग अलग शेयर बाजार में खरीदे और बेच सकते हो। ये कंपनी के लिए तो आप लोगों ने अलग अलग शेयर बाजार में गए, दूसरी कंपनियों में लगा सकते हो। भाई आपने एक शेयर खरीद लिया, मान लो रिलायंस का खरीद लिया, ठीक है। अब आपको लगा कि रिलायंस के अलावा मार्केट में बहुत सारी प्रॉफिट वाली है, तो वो अपना वो शेयर है वहां जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या हुआ? देखो कंपनी एक है आपकी, वो शेयर बाजार के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब में पैसा घुमा सकते हो आपका एज ए शेयर, जहां अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अलग अलग देखो, एक का भी भाई आपकी इच्छा हुई कि भाई आपने रिलायंस से खरीद लिया, रिलायंस से खरीद, पता चला यहाँ पर एक और शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी बाजार है। तो आपको लगा कि यहाँ एक बार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ किया, आपका मूड विचार हुआ नहीं नहीं मैं इसमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आ जाइए। फिर विचार हुआ मैं इसी को यहाँ पर भी घुमाना चाहूँ, तो यहाँ लेके आ जाओ। तो एक ही शेयर का इस्तेमाल आपको करना है जो शेयर बाजार है, जहां पर सभी प्रकार के अलग कंपनी। देखो शेयर बाजार किसका निर्माण कैसे होता है? कंपनियों की वजह से तो हुआ। तो जिन जिन कंपनियों में आप दूसरी जो मुख्य कंपनी से आपने जो शेयर खरीदा है, आपके सामने जितने भी दूसरी शेयर बाजार की कंपनी है वहां अपना शेयर बेच सकते हो, खरीद सकते हो अलग अलग। लेकिन अलग अलग का मतलब यह है कि दो शेयर आप किसी और में बेच सकते हो, दो शेयर किसी और में, दो शेयर किसी और में। समझ रहे हो? यहाँ पर भाई टोटल आपके 5 शेयर है मान के चलिए। भाई आप चाहते हो कि मैं अपना 2 शेयर है कोई टाटा नाम की कोई कंपनी, उसमें शेयर कर दिया, पीछे बचे मेरे 3। अब आपको लगा कि कोई और कंपनी है शेयर बाजार की, मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, ये ध्यान रखना। बीएससी और एनएससी के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां होती है, उसमें आप ऐसा लगाओगे। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है उसी में शेयर लगाना जरूरी नहीं है। बस सबसे सिंपल सा समझने का तरीका है, खरीदो आप किसी भी कंपनी से, आपकी इच्छा हो कि नहीं मेरे को जहाँ फायदा हो मैं वहां लगूं, वो अपना उसी शेयर का आपको दूसरी कंपनी में अच्छा भाव मिल जाए उसी शेयर का, तो आप उसमें लगा सकते हैं। चलिए अब वापिस आ जाइए। जिस शेयर बाजार में कीमतें कम हो उस शेयर बाजार से शेयर खरीद लिए जाते हैं, और जिस शेयर बाजार में कीमतें अधिक हो उस शेयर बाजार में, उस बाजार में बेच देते हैं। ऑर्बिट्रेज हो गया ना? तो हो गया ना? फिर आपने एनएससी से खरीदा मतलब कोई ना कोई कंपनी है, भाई आपने एक जगह से खरीद लिया और दूसरी जगह बेच दिया, तो क्या हुआ? वही तो बात हुई ना। भाई सिंपल सी बात है, आपको सस्ते कहीं मिल रहे हो, आप सस्ता माल मिल रहा है वहां से उठाया, और आपको लगा मार्केट में कोई दूसरी मंडी है तो वहां जाके बेच दिया आपने, बस। भाई जहाँ सस्ता पड़े वहां से ले लो, भाई होलसेल में ले लो, और मार्केट में ना आप लोग अपने उपभोक्ता की प्राइस में बेच दो, बस। तो यही बात कर रहे हैं कि आपको 100 रुपए का शेयर खरीदा है और आपको लग रहा है कि दूसरी कोई बाजार में कंपनी है जो आपको 120 रुपए दे रही है, तो आप 120 में लगा लो, तो ये आराम से हो जाएगा। तो इसको सिंपल रखो, देखो हार्ड लैंग्वेज रखोगे तो टिपिकल हो जाएगा। चलिए
क्या हुआ, कंटिन्यू करें या ब्रेक लें? क्या विचार है? नहीं, मेरे विचार तो बहुत, संडे है तो मेरे विचार तो कम नहीं है। आपके विचार क्या है वो बताओ। ब्रेक ले छोटा सा, 1 घंटा ब्रेक चाहिए? चलिए